नमस्कार 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 नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक्चुअली बेटा माइक में थोड़ी सी इशू हो रही थी, अभी उसको चेक कर रहे थे, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओह माय गॉड, इतना सारा सपोले क्यों बना रहे हो तुम लोग यार कमेंट्स में। गुड इवनिंग ऑल द सपोला आर्मी इन द चैट बॉक्स। पहली बार तुम लोग हाई की जगह पहले से ही सपोले बना रहे हो। कैसे हो आप लोग? यस एवरीबॉडी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबको ऑडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, ठीक है। हाँ, कल थोड़ी देर के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम था इनिशियली, आई नो, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, बट कई लोगों ने रिकॉर्डेड सेशन भी देखा। ठीक है, बस करो यार, हे भगवान क्या हो रहा है ये क्या यार बेटा बस, व्हाट इज दिस, बस करो, ये क्या है, मेरे को डर लग रहा है तुम लोगों से। तो बेटा बस, अभी हम पहले कल का जो रिवीजन है उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे। हालांकि मैं बेटा उसकी रिवीजन भी करा दूंगी। आई होप तुम लोग बेटा होमवर्क करके आए हो, ठीक है। ये तो आप लोगों का प्यार है, इतने सारे स्नेक्स जो आपने बनाए हैं कमेंट्स में, मेरे को अभी डर लगने का है, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि पहले हम बेटा क्वेश्चंस के फॉर्म में रिवीजन करेंगे, फिर मैंने जो रिवीजन नॉर्मली कराती हूँ समाप्ति एक्सप्रेस वो करेंगे, और आज का जो टॉपिक है बेटा वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस हफ्ते की हमारी आखिरी क्लास है, फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा सपोले मत बनाओ यार, मेरे को एक बारी कमेंट्स में बताओ क्या आप सब बेटा, मैं पोल्स कराने वाली हूँ कुछ 6-7 क्वेश्चंस। पहले हम आज सरप्राइज टेस्ट है तुम लोगों का, ठीक है। तो हम सरप्राइज टेस्ट कर रहे हैं आप लोगों का, और उसके बाद बेटा जिनके पास पोल नहीं आएगा वो कमेंट्स में आंसर दे देना, और कमेंट में भी अगर नहीं कर पा रहे हो बेटा मन में आंसर दे देना, ठीक है। पर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, ठीक है। क्या कर रहे हैं बच्चे यार? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। मेरे को बताओ, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स? हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स? सपोले मत बनाओ। हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स? और हम शुरू करेंगे बेटा आज का टॉपिक जो कि होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, बट हम सबसे पहले शुरू करेंगे बेटा डिस्कशन ऑफ अ फ्यू क्वेश्चंस जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है, उस पे कुछ क्वेश्चंस बेटा आप लोग की प्रैक्टिस के लिए। बहुत सही, हाई जोश है, हाई जोश है जनता का, आज बहुत सारी जनता आई है, मेरी आंखें चौंधिया गई है, ठीक है। चलो हम हैरान हो रहे हैं क्या कर रहे हो तुम लोग। पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, ये जैसा आपकी परफॉर्मेंस होगी बेटा उसके अकॉर्डिंग, अगर तुमने गंदी परफॉर्मेंस की क्वेश्चंस में तो अगली 10 क्लासेस तक कोई गाना नहीं होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला सवाल आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, और मैं पहले फटाफट से पोल क्रिएट कर देती हूं यार। हाँ 30 सेकेंड का स्टार्ट पोल, जल्दी से बेटा हमने पोल स्टार्ट कर दिया। जिसके पास पोल नहीं आया है तो प्लीज बेटा आप कमेंट में आंसर लिख दो, नहीं तो अपने मन में आंसर लिख दो, ठीक है। चलो आज तो तुमने डरा दिया। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इन इनसाइड बाय स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल, बोथ 1 and 3। पोल अर्ली आ गया है। चलो मैं 60 सेकंड का रख लूंगी, नहीं 60 सेकंड का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है बेटा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी हो सकता है एक्सवाइजेड प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्रॉब्लम पता है कहां नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे और मेरे कनेक्शन में। आई मीन मैं जो तुम्हें बोल रही हूं कि यार पोल नहीं आए तो इट्स ओके यार, कमेंट नहीं चल रहा है इट्स ओके। पर्पस क्या है क्लास अटेंड करने का? कमेंट करना सिर्फ, या सिर्फ पोल्स अटेंड करना? नहीं, पर्पस है अगर मैं क्वेश्चन दे रही हूं तो आप अपने मन में सॉल्व कर लो ना यार, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो अब ज्ञान बहुत हो गया बेटा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेटा स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, और क्या होते हैं? सर्टोली सेल्स होते हैं, राइट। सर्टोली सेल होते हैं, यानी कि बोथ 1 and 3, यानी कि बोथ 1 and 3। तो देख लेते हैं एक बार कितने प्रतिशत बच्चों ने आंसर दिया है जो आंसर दे पाए। चलो 66% बच्चों ने आंसर दिया है, और कई बच्चों ने जल्दी जल्दी में स्पर्मेटोगोनिया लगा दिया है, बहुत ही बढ़िया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने पिछले दिन पढ़ा था, राइट, कल ही पढ़ा था, मैं रिवाइज भी करा दूंगी, बट अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा रही हूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसको क्या करते थे, इसको बैक करने के लिए, अच्छा लीडर बोर्ड भी देख लेते हैं। सम्यक जैन 2 सेकेंड, साक्षी वरदान 3 सेकेंड, राहुल शर्मा 3 सेकेंड, संस्कार अग्रवाल, विष्णुदेव घोष। आप लोगों को बेटा बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग कोई पैसे नहीं जीतते हैं, आप लोग सिर्फ प्यार जीतते हैं, ठीक है। चलो अगला बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसको क्या करते थे? हाँ ऐसे ही करते थे। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, 45 सेकेंड टाइम दे रही हूं तुमको। क्वेश्चन अरे भाई ऊपर चले जा, हाँ और ऊपर करना पड़ेगा, कहाँ कोने पे, यहां ले जाते हैं। हाँ
Leydig cells are present in seminiferous tubule, secrete androgen. Present in seminiferous tubule, help in maturation of sperm. Present in interstitial space and secrete androgen. Present in interstitial space, help in maturation of sperm. क्या कहती है मेरी सपोला आर्मी? पोल जिसके नहीं आ रहे हैं, अरे भाई आप कमेंट्स में आंसर दे दो मेरे बच्चों, कोई बात नहीं, पोल्स नहीं आ रहे हैं लेकिन बेटा क्वेश्चन आप तक जरूर जा रहे हैं। कमेंट्स में आंसर दे दो, अपने मन में आंसर दे दो, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, इधर लीडर बोर्ड पे नहीं भी आएगा लेकिन आप लोग के नीट के रैंक में वहां पे आना चाहिए बेटा, ठीक है, यहां तो क्या ही होता है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेडिक सेल्स बेटा, आई थिंक पोल का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, पोल स्टॉप्ड। मेरे अकॉर्डिंग बेटा आंसर होना चाहिए इट इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड इट सिक्रीट्स एंड्रोजन। आपके अनुसार भी होना चाहिए। शो रिजल्ट्स कर देते हैं तो कितने प्रतिशत भारतीयों का आंसर आया है सी? सिर्फ और सिर्फ 58% नलायकों। आई थिंक बहुत सारे बच्चे बेटा यहाँ पे सही आंसर दे रहे हैं जिनके पास पोल नहीं जा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मेरे को सी आंसर बहुत सारा दिख रहा है, ठीक है। मैं इसका यहाँ पे लीडर बोर्ड के सारे नाम पढ़ देती हूँ। पुनीत, अनिमेश, हरमन, खुशी एंड यश, आप लोगों को बधाई हो बेटा, आप भी कुछ नहीं जीतेंगे, सिर्फ प्यार जीतेंगे, ठीक है। ये तो बेटा समझाने की जरूरत नहीं है। इंटरस्टिशियल स्पेस को आप वो स्पेस बोलते थे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में होता है, इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, उसमें इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स WBC ब्लड वेजल्स होते हैं, जो लेडिक सेल्स है उन्हीं को इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जाता है, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। अगला सवाल बेटा आप लोग के लिए रहा ये, मैं पोल क्रिएट कर देती हूं। सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन, ये क्या हुआ? पुनीत क्यों बोल रहे हो? पुनीत इज बैक अगेन। चलो, सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन, अरे भाई तुम, हाँ गुड है सर, ठीक है। तो सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन, जिसको बेटा पोल नहीं जा रहे प्लीज प्लीज आप कमेंट्स में आंसर दे दीजिए, ठीक है। यस एवरीबॉडी, इट इज रिच इन सुक्रोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम, ग्लूकोज, सोडियम एंड सर्टेन एंजाइम, फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम। अगर बेटा इसमें भी आप कुछ गलती करते हैं तो फिर बेटा क्या ही कह सकते हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। सेमाइनल प्लाज्मा 3 ग्लैंड्स का सिक्रीशन था और उनके सिक्रीशन में हाई अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज, हाई, अरे पोल अभी स्टार्ट खत्म नहीं हुआ है, खत्म हो गया, हाई अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ठोको ताली, यस एवरीबॉडी। चलो ऑप्शन 3, इसमें बेटा समझाऊं क्या? ये तो कल ही समझाया था मैंने। देख लेते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों का सही आंसर है। यस एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी यार, 80%, ये 80% जनता ने सही किया है, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं, ये क्या है, ये क्या है? बाबू जालेला, ये कैसे नाम रखा हुआ है? बाबू जालेला जी, बाबूजी, हाँ, आयुष, ऋत्विक, पवन कुमार एंड साद, बहुत ही बढ़िया। ये तो यार 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में आंसर दिया है, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन, पोल पहले ऐसे रख लेती हूँ, हाँ, हमको हार्ट अटैक हो जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉट द ऑड वन आउट, मल्टीपल नहीं, सिंगल चॉइस थी यार, मैं भी भूल जाती हूँ बेटा, सीखा था मैंने। ऑड वन आउट, इसमें से जो ऑड वन आउट है आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्या नाम है, क्या नाम है? ऑड वन आउट में रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा फ्रेंशिया, इस्थमस। एक ही है बेटा जो आपने नहीं पढ़ा है, एक ही है जो आपने नहीं पढ़ा है। इसमें से आपने रेटेटेस्टिस पढ़ा है, एक्सेसरी डक्ट का पार्ट है, एपिडाइमिस पढ़ा है, एक्सेसरी डक्ट का पार्ट है। इसमें अगर बेटा तुम लोग गलत आंसर करते हो तो बेटा फिर तो तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है, ठीक है। इस्थमस आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, इस्थमस आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। पोल जल्दी से स्टॉप हो जाएगा। वैसे मैं आंसर दे देती हूँ, ऑप्शन 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ऐसे आ रहा है, इसीलिए बच्चों के पास लेट जा रहा है, क्योंकि मेरे को स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है वैसे जा रहा होगा, कोई नहीं। सिलेक्ट आंसर क्या था? 4। शो रिजल्ट, कितने बच्चों का सही आंसर है, कितने प्रतिशत भारतीय ने सही आंसर दिया है? 88, हाईएस्ट। इसमें इतना खुश होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलो इसमें देख ले कितने हमारे महारथी हैं लीडर बोर्ड में। श्रेयांश, आयान, देन हरमन, देन आयान, देन पीयूष, बहुत ही बढ़िया, 2-2 सेकंड में आप लोगों ने कमाल के आंसर्स दिए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, ठीक है। चलो टाइमर लगा देते हैं बेटा 45 सेकेंड्स का। सेमाइनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन, इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में कौन सा सही आंसर है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बेटा, पोल लेट आ रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, लेकिन क्वेश्चन तो आपके पास आ रहे हैं ना, आप बस आंसर दो, कोई नहीं, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल,
पेयर्ड ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड होता है। मैं रिवीजन करा देती हूं, सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड था, प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड था, यूरेथ्रा तो बेटा वो यूरोजेनाइटल डक्ट थी जो यूरिन स्पर्म दोनों कैरी करती है वन एट अ टाइम। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड थे जो पेयर्ड होते हैं, सब मिलके बनाते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। एल्काइन पीएच 7.2 से 7.7, उसमें स्पर्म्स जब ऐड कर देते हो तो वो सीमन बन जाता है। तो आंसर तो होना चाहिए 3 को छोड़ के बाकी सारे, यानी 1 to 4 यानी कि ऑप्शन 2। देखते हैं शो रिजल्ट में कितने प्रतिशत भारतीयों का सही आंसर आया। इसमें तो तुम नलायकी कर सकते हो, थोड़ी सी की भी है तुमने, देखो सही पकड़े हैं हम। 66% बच्चों ने सिर्फ सही आंसर दिए। लीडर बोर्ड जरा देख लिया जाए। हर्ष, यश, उचिहा, अगर मैं गलत नाम ले रही हूं बेटा माफी, आर्यन एंड शुभम झा, भाई एक 1.9 सेकेंड में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो बेटा ये ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो था सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता था, जिसके साथ में स्पर्म जोड़ दो तो वो सीमन बन जाता है। 2.5 से 5 ml एक इजैक्यूलेशन में रिलीज होता है, उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म थे जो मैंने बताया था आपको। ठीक है बेटा, कोई नहीं, अगर पोल नहीं आ रहा है कोई बात नहीं बेटा, आप यहां पे आंसर दे दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बेटा, टेक्निकल चीजों पे मत जाओ, आराम से आप ये करो। ठीक है, चलो मैं 45 सेकंड्स का दे भी तो रही हूं ना। urethral meatus refers to urogenital duct, opening of vas deferens into urethra, external opening of urogenital duct, muscle surrounding the urinogenital duct। urethral meatus आप किसे कहते हो? urogenital duct को vas deferens की opening into urethra, external opening of urogenital duct and the last one। ठीक है, शानदार ऑप्शन। मुझे बहुत सारे बच्चों के बेटा कमेंट्स में बहुत सारे आंसर दिख रहे हैं, लेकिन जितने बच्चों के पास पोल आ रहा है बेटा वो भी आंसर दे दो एक बारी। ठीक है बेटा, हमारी टीम 3D मॉडल्स, पोल्स, ये सब अभी इंट्रोड्यूस, मतलब पोल तो काफी पहले से थे बट ये वाला सिस्टम अभी अभी आया है। थोड़ा हमें वक्त दो, हो सकता है अगर आपके पास नहीं आ रहा है हम धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि आप सबके पास जाए। ठीक है, इन केस अगर नहीं जा रहा है। आंसर है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरेथ्रा होती है जो पीनस से पास होती है, और इस यूरेथ्रा की, जिसको आप यूरोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस या एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। ठीक है, थर्ड आंसर हो गया। देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया है। हाँ भैया बहुत कम है, 68% तो काफी कम होता है कतई। लीडर बोर्ड देख लेते हैं हम। श्रेयांश, यश, जयांश, दीपांशु एंड हर्षवर्धन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जानदार। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, ये पोल क्रिएट करते हैं 45 सेकेंड का। द vas डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज, ये करोड़ों बार बेटा क्लास में रिपीट हो चुका है। vas डिफरेंस क्या करता है बेटा? vas डिफरेंस टेस्टिस में से ऐसे करके निकलता है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करता है, सेमाइनल वेसिकल से इस तरीके से डक्ट रिसीव करता है और यूरेथ्रा में इस तरीके से ओपन होता है। तो किसके फॉर्म में ओपन होता है, यही तो सवाल आपसे पूछा गया है। कमेंट में मेरे को जम के आंसर्स दिख रहे हैं, कई नालायक बच्चे इसका आंसर डी भी दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्यारे प्यारे सपोले हमारे ऑप्शन 2 आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलो देख लिया जाए इसका आंसर क्या है। आंसर इसका क्या है, यूरेथ्रा में ओपन होती है vas डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल का जो ये पार्ट है इसे इजैक्यूलेटरी डक्ट बोला जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। बहुत सारे बच्चों ने सही दिया होगा, मेरे हिसाब से सही है, काफी सही है। 74% बच्चों ने, जरा देख लिया जाए लीडर बोर्ड। वाह, आप वापस से आ गई। ठीक है, अरे ये कोई कौन कॉमिक कैरेक्टर का नाम है क्या? सासुके मेरे को लग रहा है। ठीक है, अरे बाबूजी पहले फिर से आ गए बाबू। हाँ, सौरभ इज बैक चौहान, काफी प्राइड फील कर रहे होंगे। सौरभ इज बैक चौहान अपना नाम ऐसा रख के। हरमन भी आए हैं और पुनीत भी आए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बेटा, दिस इज द आखिरी सवाल आज के लिए, दिस इज द लास्ट सवाल आज के लिए। इसमें शगुन मत करना। ठीक है, शगुन का मतलब तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि शगुन नहीं करने का है, शगुन मतलब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, द पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज रेटिटेस्टिस, vas डिफरेंस, एपिडाइमिस, vasa efferentia, रेटिटेस्टिस, एपिडाइमिस, vasa efferentia, vas डिफरेंस, रेटिटेस्टिस, vasa efferentia, एपिडाइमिस, vas डिफरेंस, एपिडाइमिस, रेटिटेस्टिस, vas डिफरेंस एंड vasa efferentia। तो अगर हम टेस्टिस का सेक्शन देखते हैं
तो टेस्टिस की आउटर कवरिंग को आपने बोला था, मतलब जो आपके टेस्टिस को एक्चुअल में लोब्स में डिवाइड करती है, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर से टेस्टिस को बेटा 200 से 250, एनसीईआरटी ने 250 कंपार्टमेंट्स दिए हुए जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हो। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिस पार्ट में ओपन होता है उसे बोलते हैं रेटे टेस्टिस, यानी रेटे टेस्टिस सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर बेटा रेटे टेस्टिस से आता है 10 से 12 वासा एफरेंशिया, यानी अगला आएगा वासा एफरेंशिया। ऑप्शन 3 आंसर हो गया। मैं आगे भी बता देती हूं। फिर आएगा बेटा पोस्टीरियर सरफेस पर एपिडिडाइमिस, फिर आएगा वास डिफरेंस, फिर वो तो लूपिंग हो रही है जो हमने कई बार कर ली है। ऑप्शन 3 मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं बहुत सारे बच्चे सही देंगे, पर पता नहीं तुम लोगों ने क्या शगुन किया है, देख लेते हैं एक बारी। 70% लोगों ने बहुत सही आंसर दिया और कमेंट्स में तो बहुत ज्यादा सही आंसर आ रहा है। लीडर बोर्ड देख लिया जाए। यश मिश्रा, देन आ गए सत्यम, देन आए हैं आदित्य, देन आए नीलाक्षी, देन आए हैं नाई मुजफ्फर शेख। वेरी 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 गुड। अब इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं भाई? अरे भाई अरे भाई, ये क्या हो रहा है बेटा? मिनिमाइज की जगह ये हो जा रहा है। चलो डन 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 डन। क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप मुझे बताओ कि आप लोगों का रिवीजन हुआ इसके फॉर्म में? देखो रिवीजन सिर्फ उन लोगों का हुआ होगा जो पढ़ के आए हैं। रिवीजन सिर्फ उन लोगों का हुआ होगा जो पढ़ के आए हैं जेन्युइनली, ठीक है। सही लगा, मस्त लगा, एनर्जाइज हो गए बेटा सेशन के लिए। वो बोलते हैं ना वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना होता है, ठीक है। तो तुम्हारा ये वर्कआउट करने से पहले का वार्म अप था, ठीक है। अब तुम लोग वार्म अप हो चुके हो और अब तुम बेटा आई थिंक पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हो, ठीक है। तो अब हम बेटा बिल्कुल पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं और आज हमें बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस पढ़ना है जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शानदार बेटा, धन्यवाद, बहुत मस्त था, बहुत मजा आया। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब मैं चाहती हूं कि आप मेरे को ध्यान से सुने, सुनने पे फोकस करें बिल्कुल बेटा, जैसे आप आज तक करते आए हैं। कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि क्लास में मैम हमें याद होता है, और जेन्युइनली बताऊं क्लास में इसीलिए याद होता है। उसमें मेरा क्रेडिट तो क्या है मुझे नहीं पता, पर आपका क्रेडिट बहुत सारा है कि आप पेशेंस के साथ में सुनते हैं चीजों को ध्यान से, आप क्लास में ही फोकस रहते हैं। और आप अगर बिल्कुल फोकस रहेंगे बेटा तो ऑब्वियस सी बात है आपको लर्न होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या बोल रही हूं बेटा, अभी हमने कल की क्लास में पढ़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, क्रॉस सेक्शन बनाया था। एक बच्ची का क्वेश्चन था कि मैम कौन सा सेक्शन बनाया? हमने क्रॉस सेक्शन बनाया था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन बना के हमने देखा था उसके बाहर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है। सर्टोली सेल्स के फंक्शन हमने देखा जिन्हें हम नर्व सेल्स बोलते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स बोलते हैं, कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म को। आज आप देखोगे मैंने जो एक पॉइंट लिखा था बेटा कि वो कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स बोलते हैं। वो किस तरीके से स्पर्म की मैच्योरेशन करा रहे हैं आज आप देखोगे उस चीज को। इसके अलावा हमने बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स कुछ रिलीज करवाई थी उससे, जिसके बारे में हमने कहा था भाई जब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेंगे तो ये एंड्रोजन से बाइंड करता है और एंड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को वहां पे हाई अमाउंट में मेंटेन रखता है। एंड्रोजन नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट नहीं होगी, ये स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट नहीं होगी, राइट। फिर आपको मैंने ये भी बोला कि अगर कोई खराब स्पर्म है, अगर कोई डिफेक्टिव कुछ भी चीज है, उसकी फैगोसाइटोसिस करना भी नर्व सेल्स का या सस्टेंटिकुलर सेल्स का या सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल सेल का फंक्शन मैंने आपको होमवर्क में लिखने के लिए कहा था। क्या फंक्शन लिखना था? एक लिखना था कि वो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है, दूसरा क्या लिखना था, उसको लेडिक सेल्स बोलते हैं, तीसरा क्या लिखना था, वो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। इन सबको आप एक पॉइंट में भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यस अब बच्चों आज हमें ना गैमीटोजेनेसिस से शुरू करना है और गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट फॉर्मेशन। जेनेसिस ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमीट फॉर्मेशन, गैमीटोजेनेसिस। लेकिन मेल में गैमीटोजेनेसिस को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में गैमीटोजेनेसिस को क्या बोला जाता है? oogenesis। आपको मैं पहले से ही एक बात बता देती हूं, कि फीमेल का जो प्रोसेस है ना oogenesis, देखो आज जब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा रही होंगी ना, ऑफ कोर्स आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको लगेगा वाह हम ऐसे नए नए टर्म्स पढ़ रहे हैं यार, क्या यार थोड़ा सा ये कहीं कॉम्प्लिकेटेड ना हो। लेकिन जब तुम oogenesis पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा यार स्पर्मेटोजेनेसिस ही ठीक था। स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल जैसा आप यूजुअली क्या बोलते हो, लड़कियां थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं मैम, समझना बड़ा डिफिकल्ट है लड़कियों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप चाहो तो आप सबको समझ सकते हो, वैसे ही आप चाहो तो कुछ भी टॉपिक समझ सकते हो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंडेंट है। वैसे लड़कों में होने वाला ये जो मेल्स में होने वाला ये प्रोसेस है वो भी काफी कम कॉम्प्लिकेटेड है। जब मैं कम कॉम्प्लिकेटेड बोल रही हूँ तो ऐसा दिमाग में मत बैठाना अरे मैम फीमेल वाला प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो बहुत डिटेल्ड है एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल सीधा सीधा है, जैसे सीधा रास्ता है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis में बस आपको लेफ्ट राइट लेते रहना पड़ेगा, ऐसा सा है, ठीक है। चलो अब मैं बेटा क्या बात कर रही थी, स्पर्मेटोजेनेसिस की, क्योंकि जो गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस, पहले आप इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। आपकी हमेशा जानने की इच्छा रहती है कि हमें लैंडस्केप में बनाना है या पोर्ट्रेट में बनाना है, तो हमें बात किसकी करनी है बच्चा पार्टी, हमें बात करनी है स्पर्मेटोजेनेसिस की। जैसा कि हमने पहले भी समझाया, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, और स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म की जनरेशन। इसी प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है, राइट, स्पर्म की जनरेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, राइट बच्चों। अब देखो कहां पे ये चालू हो रहा है, टेस्टिस के अंदर ही गैमीट बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मैं आपको बेटा बिल्कुल आराम आराम से कुछ बेसिक बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाह रही हूं कि अगर किसी ने 11th क्लास में होता है तुम्हारा सेल साइकिल सेल डिवीजन, एक बार मेरे को बताओ, मेरे को याद नहीं है, बॉटनी में सेल साइकिल सेल डिवीजन बेटा होता है ना, उसमें क्या बोलते हैं, तुम्हारी 11th क्लास में ही होता है, एक बार मेरे को बता दो, ठीक है। स्क्रोटम रह गया था मैम, अरे बेटा स्क्रोटम नहीं रहा था भैया, स्क्रोटम की एक ही लाइन थी, स्क्रोटम पे पीएचडी करा दूं क्या, एक ही लाइन थी भैया, स्क्रोटम के बारे में लिखा चुके हैं सर। हाँ, तो मियोसिस माइटोसिस में चाहती हूं मैं आपको, मियोसिस माइटोसिस अगर आपने प्रोसेस नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रोसेस का पूरा काम नहीं है, मेरे को सिर्फ बेसिक्स, आपको एक दो वर्ड्स यूज होंगे, ऐसा ना हो कि यार बिल्कुल जीरो लेके बैठे हो ना, अगर बिल्कुल जीरो है तो थोड़ा सा सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला टॉपिक देख लेना। हालांकि मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी कि मैं क्या बता रही हूं आपको, माइटोसिस मतलब, मियोसिस मतलब, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी, मेरे को बिल्कुल डेप्थ में नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि अगर आपने टर्म सुने हुए हैं और बेसिक आपको पता है कि इसमें क्या होता है, तो उतने से आपका काम चल जाएगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ने वाले आज, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरी बात, अगर आपने 11th में हार्मोन्स वाला भी थोड़ा लोचा है आपका, तो वो भी मैं आज आपका सॉल्व कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था बेटा, मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंस है एक गैमीट फॉर्मेशन में, कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है मेल्स के केस में कब स्टार्ट हो रही है बेटा, स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन जब मैंने आपको पहली क्लास थी बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि oogenesis जो होती है, मेरे साथ के साथ नोट्स बनाओ, मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम भी दे दूंगी, ठीक है। तो oogenesis जो होती है फीमेल के केस में बेटा, वो कब चालू होती है, वो चालू होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। फीमेल के केस में बेटा oogenesis एक उम्र के बाद रुक जाती है, जिससे मेनोपॉज कहा जाता है, गर्म पानी भेज देना यार प्लीज। तो oogenesis जो होता है एक एज के बाद रुक जाता है, मेनोपॉज बोलते हैं, बट ये जो होता है इट कैन कंटिन्यू इवन इन ओल्डर मेन। हमने ऐसा बोला था, ये बेसिक डिफरेंस तो हमने देखा था, ठीक है, कंटिन्यूस इवन इन ओल्डर मेन, ये बात तो आपने समझ ली। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये प्यूबर्टी के टाइम पे कैसे स्टार्ट हुई, ये प्यूबर्टी के टाइम पे कैसे चालू हुई, ऐसे कौन से हार्मोन थे जिसने स्पर्मेटोजेनेसिस को चालू कराया। अब बेटा मेरे को पहले तो आप 1-2 क्वेश्चंस का आंसर दो जो मैं आपको पिछली क्लास में करा चुकी हूं। मेरे को वो सेल्स के नाम बताओ जिनसे एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी, मेरे को वो वाला नाम बताओ, वो स्टेज बताओ मुझे जहां से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, वो सेल्स के नाम बताओ जहां से स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होती है। अभी कोई लैंडस्केप मैंने नहीं बोला ना, अभी नॉर्मल बनाओ, वो स्टेज बताओ बेटा जहां से स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होती है। मेल्स के केस में क्या बोला था मैंने, मेल जर्म सेल, मैंने क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया, यही बताए थे, वेरी गुड, शाबाश, वेरी वेरी गुड। मेल जर्म सेल बोला था या स्पर्मेटोगोनिया बोला था, राइट, याद आ गया सभी को, बहुत शानदार। अब बेटा देखो, प्यूबर्टी के टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया में आगे जाके चेंजेस होने लग गए, ऐसा क्या हुआ। तो स्टार्ट जो ये हो रहा है ना बेटा, ये किन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, जरा ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपको ये लिखना है क्या, बिल्कुल आप लिख सकते हो, छोटा छोटा लिखना। ये 11th क्लास का है, जिसको रिवाइज्ड नहीं है उसके लिए मैं एक छोटा सा रिवीजन फॉर्म में दे रही हूं। हालांकि पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ने के बाद बेटा मैं हार्मोन वाला पार्ट सेपरेटली आपको वापस से पढ़ाऊंगी, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, सब बताऊंगी वापस से, लेकिन अभी जो जरूरत है उतने काम का मैं बता देती हूँ। बेटा देखो, आपके पास एक ग्लैंड होता है ना, कौन सा ग्लैंड, हाइपोथैलेमस है सबके पास, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बेटा इसको। इसका बच्चों एक हार्मोन होता है, छोटा छोटा सा लिख सकते हो,
इसका एक हार्मोन होता है बेटा जिसे बोला जाता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। क्या हार्मोन बोला जाता है बच्चों? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। बेटा हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो किस पर एक्ट करते हैं? वो हमेशा एक दूसरे ग्लैंड पर एक्ट करते हैं, जिस दूसरे ग्लैंड का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जिसने 11th क्लास नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बेटा दो हिस्से होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हमें किस चीज का काम है यहाँ? एंटीरियर पिट्यूटरी का। मैंने क्या बोला बेटा? हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल रही हूं। क्यों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड का मास्टर है। मास्टर ग्लैंड क्या है? तुम्हारा पिट्यूटरी। वो तुम्हारा पिट्यूटरी है जिसका मास्टर है हाइपोथैलेमस। क्यों मास्टर है? क्योंकि भैया इसके हार्मोन उसको कंट्रोल करते हैं। तो जब ये GnRH, जिसको मैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बोल रही हूं, ये किस पर एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बेटा मेरे को यहां पे तुम्हें दो हार्मोन्स के बारे में बताना है। ये दो हार्मोन रिलीज करना चालू करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मैंने इसका शॉर्ट में नाम लिखा है। एंड बेटा आई प्रॉमिस यू यही सेम टू सेम फ्लो चार्ट मैं आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में वापस से बताऊंगी। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में वापस से बताऊंगी। मैं यहां क्यों बता रही हूं? क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि प्यूबर्टी के वक्त में कैसे चालू हुआ। दिस इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा वाला क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा वाला क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बात यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या कि किसका हार्मोन क्या है और किस हार्मोन का क्या फुल फॉर्म है, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? FSH। ठीक है, प्यूबर्टी के वक्त में इन्हीं हार्मोन्स का बेटा लेवल अप हो जाता है, इन्हीं हार्मोन का लेवल अप हो जाता है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ने लगती है, जिससे कि क्या हो रहा है? FSH ज्यादा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है प्यूबर्टी में। और पता है आपको ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही इस स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करवाती है, लेकिन अकेले नहीं करा सकती। कौन सा दूसरा हार्मोन बेटा कराएगा स्टार्ट? मेरे को बताओ। मैम ये तो फीमेल में होते हैं। नहीं बेटा, यही तो गलती है। दोनों बेटा पिट्यूटरी सिर्फ फीमेल में है बेटा, है सिर्फ फीमेल पिट्यूटरी लेके घूम रही है। मेल्स को नहीं चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड। मेल्स में भी है भैया, मेल्स में दोनों में हार्मोन्स होते हैं। ठीक है मैम, इसको लिखना है? यस बिल्कुल लिखना है बेटा। एक छोटा सा आप साइड में लिख सकते हो इसे। टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, आप LH बोल रहे हैं, डेफिनेटली LH का काम है, बट LH कैसे काम कर रही है मैं बता रही हूं। ठीक है, जिसने 11th बिल्कुल नहीं पढ़ा है मैं उसके लिए ये बता रही हूं। आप आराम से सुनिए बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, भागना नहीं है कहीं। हमें आपको कॉन्सेप्ट समझाना है और उसके लिए जितना टाइम लगे 11th का रिवाइज करवाना पड़े करवाएंगे। ठीक है, आप आराम से पेशेंस के साथ में सुनो, भाग नहीं रहे हैं कहीं। ठीक है, देखो मैंने बोला हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या हार्मोन है उसका? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। वो जब हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है और इसका लेवल प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज्यादा एंटीरियर पिट्यूटरी पर वो एक्ट कर रहा है और एंटीरियर पिट्यूटरी से ये दोनों हार्मोन रिलीज करा रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपको पता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये सर्टोली सेल्स पर एक्ट करते हैं, जो मैं आगे आपको अभी हार्मोनल कंट्रोल में बताऊंगी। मैं आगे हार्मोनल कंट्रोल में बताऊंगी कि भैया ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं दे एक्ट ऑन सर्टोली सेल। और फिर सर्टोली सेल पर जब ये एक्ट करेंगे तो बेटा आप मुझे बताओ, क्या सर्टोली सेल ABP रिलीज कर रही थी? क्या सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स भी रिलीज कर रही थी? राइट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स दोनों रिलीज कर रही थी। राइट मेरे बच्चों? यस। अब तुम खुद सोच के देखो कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा, उसने किस पर एक्ट किया? सर्टोली सेल्स नर्व सेल्स थी,
उसको बोला कि तुम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करो और तुम स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करो, क्योंकि भैया स्पर्मेटोजेनेसिस जब चालू होगी तो स्पर्म को मैच्योर कराने वाले फैक्टर्स चाहिए मेरे को, राइट? स्पर्म को मैच्योर कराने वाले फैक्टर चाहिए मेरे को, तो तुम रिलीज करो। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी रिलीज किया, ये एंड्रोजन से बाइंड करेगा, लेकिन एंड्रोजन आ कहां से रहा है बेटा? तो देखो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दूसरा हार्मोन है, ये किस पर एक्ट करता है? लेडिक सेल्स पर। ये किस पर एक्ट करता है? लेडिक सेल्स पर। लेडिक सेल्स बेटा क्या प्रोड्यूस करेंगी? लेगिड लिख दिया मैंने उल्टा, लेडिक सेल्स पर एक्ट करेंगी। तो लेडिक सेल्स बेटा क्या रिलीज करेंगी? एंड्रोजन रिलीज करेंगी। तो देखो देखो एंड्रोजन भी रिलीज होना चालू हो गया, और यही एंड्रोजन तो बेटा इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेगा और स्टार्ट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको स्टार्ट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को। ये मैंने आपको बेटा जो भी प्रोसेस बताई है ये हम वापस से डिस्कस करेंगे हार्मोनल कंट्रोल पर फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो मैं वापस से रिपीट करूंगी जब तक कि बाकी सारे बच्चे इसे नोट करेंगे, जब तक कि बाकी सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। ठीक है, ठीक है। वापस से बताऊं, ये वैसे 11th क्लास का है, ये जितना भी मैंने आपको बताया ना बेटा ये 11th क्लास का है। जिसने 11th क्लास पढ़ी होगी वो 11th क्लास में ही समझ गया होगा, जिसने नहीं पढ़ी है उसको मैं अभी भी बता रही हूं और आगे वापस से बताऊंगी। जो बच्चे नोट कर रहे हैं बेटा आप फटाफट से नोट कीजिए, जिन बच्चों को वापस से समझना है मैं वापस से समझा रही हूं। हमने बोला स्पर्म की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मेल्स के केस में बेटा कब स्टार्ट होती है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओल्डर मेन में भी ये कंटिन्यू होती है, अनलाइक द फीमेल्स। फीमेल्स के केस में एग फॉर्मेशन एक टाइम के बाद में रुक जाता है। आखिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे किस हार्मोन के बढ़ने की वजह से मतलब हो रहा है? तो हम बोलेंगे कि मैम हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन्स और आपके पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे आप देख रहे हो इन्हीं हार्मोन्स का इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है। हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। रिपीट करो बेटा मेरे साथ रिपीट करोगे तो लर्न होगा बेटा, ठीक है? चैट्स मत करो, लर्न करो। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स होंगे FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैम ये किस पर एक्ट करते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है आपके सर्टोली सेल्स पर, और सर्टोली सेल से बोलता है आप प्लीज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करा दो क्योंकि मुझे एंड्रोजन की जरूरत है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना है। तो वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर भी रिलीज करता है। उसके अपोजिट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पर एक्ट करता है और उससे कहता है एंड्रोजन सिक्रीट करो। ये एंड्रोजन इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेगा, एंड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। क्या बेटा स्टार्ट वाला प्रोसेस समझ आ गया सारे बच्चों को? विशेष बेटा तू रहने दे बेटा, तू रहने दे बेटा। कह रहा है व्हाट इज गेमिटोजेनेसिस? हाय तौबा। बेटा एक बार ही मेरे को बता दो। यस आपने मैम पढ़ाया था, सौरभ कह रहा है। ये सौरभ बेटा तेरा नाम मेरे को याद आ रहा है, अर्जुना का स्टूडेंट था तू। हाँ बेटा मैं साइड हो जा रही हूं, आप एक बार फटाफट से इसे नोट कर लो, फटाफट से इसे नोट कर लो। यस एवरीबॉडी, डन डन एंड डन। And like I said, beta, you have to trust me. I have told you that we will be repeating these things again and again. I always repeat. So please don't worry about. Please don't worry about it. ठीक है? चलो. SMF एक बच्चा पूछ रहा है भाई कल की क्लास नोट की थी, कल की क्लास पढ़ी थी। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, भाई मैंने पेन कहाँ रख दिया? ये रहा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। बेटा ये कल की क्लास में पढ़ा था ना, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। अब हम बेटा प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको प्रोसेस को लैंडस्केप में बनाना है। आपको प्रोसेस को लैंडस्केप में बनाना है एक नए पेज से, ठीक है? ज्यादा बड़ा 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 मत बनाना, बड़ा 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 मत बनाना, ठीक है? तो आप बेटा क्या करेंगे, एक फ्रेश पेज लेंगे और फ्रेश पेज से हम बनाना चालू करेंगे, ठीक है? कई बच्चे जब मैं समझा रही होती हूँ तो सिर्फ सुनते हैं, मैंने कॉमेंट्स में पढ़ा था। कोई बात नहीं कि मैम हम तब सिर्फ सुनते हैं, हमें लिखने का टाइम दे दिया करो। तो आप लिख लो, ठीक है? मैं आपको दे रही हूं। जिनको बेटा जिन्होंने इसको समझ भी लिया और लिख भी लिया वो रिवाइज कर लो। मैं 1 मिनट को और टाइम दे देती हूं, ठीक है? पेन से बनाना है कि पेंसिल से?
बेटा अगर तुम गलतियां नहीं करोगे तो पेन से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल या पेन, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ABP ही है भैया, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया है तो तुम तो एकदम ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है बेटा। प्लीज इसके लिए कल लैंडस्केप, अगला जो है लैंडस्केप, लैंडस्केप बोलते हैं ना कि बेटा हम ही तुम्हारी आदत खराब कर रहे हैं, कभी कभी मुझे ये फील होता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मतलब तुम अगर बिल्कुल ही मेहनत नहीं करना चाहोगे, बिल्कुल ही पिछले क्लास का नहीं पढ़ के आओगे, कोई बात नहीं, लिखवा लो बेटा, मेरे से मेहनत करवा रहे हो, मैं तो ऑलवेज मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बेटा ये वाला एक प्रोसेस बनाने वाली हूँ, मैं ये वाला एक प्रोसेस आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। मैं ये वाला प्रोसेस आपको समझाने वाली हूँ। आप क्या करोगे, आप नए पेज से चालू करो, फिर हम एनसीईआरटी की भी रीडिंग करेंगे। आप नए पेज से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चालू करो, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चालू करो। मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ, हमें कहां से पढ़ना है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस को, कौन से सेल से पढ़ना चालू करना है, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। हमें कौन से स्टेज से, लैंडस्केप में बनाना है। और लैंडस्केप में आप कुछ इस तरीके से, कॉपी तो इस तरीके से होगी, राइट साइड में जगह मतलब रखना बेटा। जो मैं गोले बना रही हूं उनको बेटा लेफ्ट साइड में बनाएंगे, और उन गोलों में कितने क्रोमोसोम्स हैं, उनका क्या नाम है, वो हम राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। यस बेटा लैंडस्केप करो, हाफ पेज नहीं बेटा, लैंडस्केप करो यार, हाँ चलो ठीक है। अब बेटा क्या करना है हमें यहाँ पे किस स्टेज से स्टार्ट करना है। हमें सबसे पहले, मैंने यहाँ पे एक स्टेज का नाम लिखा हुआ है 2n है, मैंने सबसे पहले बेटा एक स्टेज का नाम लिखा हुआ है, जिस स्टेज को हम बुलाते हैं, जिस स्टेज को एक्चुअल में हम बुलाते हैं, इसका ना इस तरीके से, चलो नामकरण में लिख देती हूँ यहाँ, इसको बुलाते हैं बेटा स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, सिंगुलर प्लूरल का ही डिफरेंस है, स्पर्मेटोगोनियम। मैंने ये 2n लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2n, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2n, सारे बच्चे बोल रहे हैं डिप्लॉयड, मतलब कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, पढ़ते हो ना, हैप्लॉयड मतलब होता है सिंगल n, ठीक है, हैप्लॉयड, और डिप्लॉयड मतलब होता है 2n, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितना लिखते हो डिप्लॉयड के केस में, 46, और हैप्लॉयड के केस में कितने क्रोमोसोम लिखते हो, 23। कोई दुख दर्द समस्या, राइट है ना। तो पेयर्ड में आपके बेटा क्रोमोसोम्स हैं, और आप कह रहे हो कि डिप्लॉयड है मतलब 2n है, प्लॉइडी को डिफाइन करते हो बेटा, हैप्लॉयड मतलब कि n, डिप्लॉयड मतलब कि 2n। इसको बेटा और तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, क्रोमोसोम को और बेहतर तरीके से हम लिख सकते हैं, चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, नहीं तो अभी तुम्हारे ऊपर टू मच लोड हो जाएगा, XY और XX समझने के लिए लोड हो जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ डिप्लॉयड बता रही हूँ, यानी कि मैं कह रही हूँ डिप्लॉयड का मतलब है मैम, डिप्लॉयड का मतलब है मैम 46, कितने क्रोमोसोम्स है मैम, 46, ठीक है। हैप्लॉयड का मतलब होता है 23, ठीक है। अब मैं 46 को कैसे लिख सकती हूँ यहाँ, ये मैं आगे आपको डिफाइन करते हुए बताऊंगी, ठीक। देखो मैंने किससे स्टार्ट किया, मैंने स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट किया या स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट किया, जो मेल जर्म सेल है। पहली बात तो बेटा मेल जर्म सेल जो है, स्पर्मेटोगोनियम जो है, वो अपने नंबर को कैसे मेंटेन रखता है, अपनी ही जनसंख्या को कैसे मेंटेन रखता है। ऐसा थोड़ी आपके पास एक ही स्पर्मेटोगोनियम है। तो स्पर्मेटोगोनियम जो क्या होता है बेटा, ये अपनी जनसंख्या को मेंटेन रखने के लिए माइटोटिकली डिवाइड करता है। क्या करता है, माइटोसिस करता है, माइटोसिस करता है, माइटोसिस करता है, नॉर्मल डिवीजन, माइटोसिस जो आप बोलते हो, नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोसिस कर करके ये अपने नंबर को क्या करेगा बेटा, मेंटेन करेगा। कई आपको स्पर्मेटोगोनियम दिखते हैं। तो पहली बात समझ में आई, स्पर्मेटोगोनिया जहां से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रही थी, उनकी प्लॉइडी थी 2n, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम। माइटोसिस करने पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, ये आपको पता है, सचिन वर्मा ने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है।
क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल चेंज नहीं होता, इक्वेशनल डिवीजन होता है, ये बात सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता रही हूं, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। अगर कोई 2n है तो वो 2n ही रहता है जब आप माइटोटिक डिवीजन लिखते हो। समझ आ गई बात? सो दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर नंबर, मेंटेन देयर नंबर जस्ट बाय नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन। यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? मैं यहां लिख दे रही हूं माइटोसिस, ठीक है। इसमें कोई भी कहानी आगे लिखनी होगी तो मैं वो नोट फॉर्म में लिखवा दूंगी। अभी आप फ्लो चार्ट लिखिए, वो आप सिर्फ फ्लो चार्ट लिखिए, ठीक है। यस एवरीबॉडी, समझ आ रहा है? राइट राइट। अब देखो बेटा, क्या इन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया, जब आप बेटा आगे डॉक्टर बनेंगे, आप जब आगे इसकी पीएचडी करेंगे, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि हर एक स्पर्मेटोगोनिया में चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पर्मेटोगोनिया होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस वाले स्पर्मेटोगोनिया को लेती हूं, इसको मैं क्या बोल रही हूं? स्पर्मेटोगोनिया। इसको मैंने क्या बोला बेटा? इसको मैंने स्पर्मेटोगोनिया ही बोला ना। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया में क्या होते हैं? चेंज होता है, ठीक है। क्या चेंज होता है बेटा? इनके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में इंक्रीमेंट होती है। तुम देखो, कुछ स्पर्मेटोगोनिया साइज में इंक्रीज हो गए, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ गया। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ आपके स्पर्मेटोगोनिया में साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ गया। देखो मैंने सेल को बड़ा बनाया, और जैसे इनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ गया तो इनमें कोई डिवीजन नहीं हुआ बेटा, इनमें कोई और चेंज नहीं हुई। ना मियोसिस बोल रही हूं, ना माइटोसिस बोल रही हूं। मैं सिर्फ क्या बोल रही हूं कि इनमें बेटा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज होता है। एनसीईआरटी ने उसके लिए कोई टर्म नहीं दी हुई है, तो मैं बेटा इस साल नहीं बताऊंगी आपको फालतू की चीजें जो काम की नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप ये याद रखो, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज किया तो जो स्टेज बनी उसका क्या नाम है, और प्लॉइडी कितनी है वो तुम्हें दिख रही है। तो इस स्टेज का नाम बेटा होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम होता है बच्चा पार्टी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या? यहां तक का वापस से रिवाइज कराऊं? यस। हमने बोला कि आपके कुछ मेल जर्म सेल्स थे टेस्टिस के अंदर, स्पेसिफिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। उन सेल्स की प्लॉइडी थी डिप्लॉइड, यानी कि 2n। उन सेल्स का नाम था स्पर्मेटोगोनिया, जो कि अपने नंबर को मेंटेन करने के लिए माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन करती रहती है, यानी कि उनके क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। डिप्लॉइड थी, डिप्लॉइड ही है। उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे टाइप ए होता है, टाइप बी होता है, यहां पे जरूरत नहीं है ना। कुछ स्पर्मेटोगोनिया बेटा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज करके किस में कन्वर्ट हो रही है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और कैसे कैसे सवाल आते हैं नीट में वो भी मैं आपको यहीं से बताऊंगी। प्लॉइडी कितनी? 2n, यानी कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम्स, राइट, यानी 46 क्रोमोसोम्स। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा मियोसिस चालू होगी। आपने मियोसिस में पढ़ा है बेटा, मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं फर्स्ट मियोसिस में, लेकिन सेकेंड मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूं कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब होती है, मियोसिस 1 जब होता है तो वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और सेकेंड मियोसिस जब होती है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, जस्ट लाइक माइटोसिस, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। मैं कह रही हूं कि इसके अंदर कौन सा डिवीजन हो रहा है बच्चों? तो मैं यहां से पहले ना इनको ग्रीन कलर से लिखती हूँ, एरोस को ग्रीन कलर से बनाती हूँ, तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। एरोस को ग्रीन कलर से बनाती हूँ तो समझने में आसानी होगी। यहां पे भी मैं इसको ग्रीन कलर से बनाती हूँ एरोस को, है ना।
थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में आसानी होती है। मैंने बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सी डिवीजन हो रही है, कौन सी डिवीजन हो रही है, इसमें हो रही है बच्चों मियोसिस 1। क्या हो रही है? मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं बच्चों? क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं हाफ। क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गए, लेकिन इसके बदौलत, इस डिवीजन के बदौलत जो सेल्स बने उनका नाम क्या है? उनकी प्लॉइडी कितनी हो गई बेटा? उनकी प्लॉइडी हो गई n, और इनका नाम क्या है मेरे बच्चों? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे जाके बने बच्चों जो स्ट्रक्चर्स, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनते हैं बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या प्लॉइडी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की? क्या प्लॉइडी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की? मैम n। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो जो सवाल आते हैं वो मैं आपसे पूछ रही हूं। एक तो सबसे सीधा सवाल बेटा, नीट में आया हुआ सवाल है प्लॉइडी, नीट का आया हुआ सवाल है, प्लॉइडी पूछते हैं। प्राइमरी की क्या प्लॉइडी है, स्पर्मेटोगोनिया की क्या प्लॉइडी है, सेकेंडरी की क्या प्लॉइडी है, पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आप मुझे बताओ, अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, तो 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? 4। अगर 3 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से के होंगे तो कितने? 6। क्या समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। समझ आ रहे हो? यस, समझ आ रहे हो मतलब समझ आ रहा है, ठीक है ना? अभी तो आप 1 से पढ़ रहे हो, ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि बेटा एग फॉर्मेशन के केस में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। एग फॉर्मेशन में कभी भी ऐसा नहीं होता है, वो आप एग में आप समझेंगे, ठीक है ना? अब मियोसिस 1 किस में हुई ये पूछते हैं। क्या मियोसिस 1 आपके स्पर्मेटोगोनिया में हुई? नहीं। क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हुई? नहीं। किसमें मियोसिस 1 हुई बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है। बेटा क्लास के बाद ये टॉपिक अगर आपका फिर भी इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड रहा तो बेटा आई एम सॉरी, आप क्लास पे फोकस नहीं कर रहे हैं। प्लीज क्लास में याद करने की कोशिश कीजिए, जितना कंटेंट क्लास में याद हो सके उतना इस लाइव क्लास का बेनिफिट है, ठीक है? अब बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया अपना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मैम मियोसिस 2। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी मैम? मियोसिस 2। तो मैम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 हो रही है, थोड़ा ना इस साइड बनाती हूँ, तो मैम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 हो रही है तो फिर क्या बनेंगे? अभी मैं आपको बता रही हूं। ये देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा क्या बने? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा डिवीजन हुआ तो बेटा क्या क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा या हाफ हो जाएगा? ये पहले आप बताओ, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा या हाफ हो जाएगा? बाकी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इनमें हुई क्या? इनमें मियोसिस 2 हुई। इनमें मियोसिस 2 हुई। मेरे को ये बताओ कि क्रोमोसोम नंबर सेम या क्रोमोसोम नंबर हाफ, क्या रहेगा? वेरी गुड, शाबाश, वेरी वेरी गुड। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा मैम, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा मैम, यानी कि इसकी भी प्लॉइडी n, इसकी भी प्लॉइडी n रहेगी रे सांबा, ठीक है? यस, सेम, क्योंकि पहला जो डिवीजन होता है मियोसिस 1 वो होता है रिडक्शनल डिवीजन, मैं लिख देती हूं, इसीलिए बेटा यहां क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, ये रिडक्शनल होता है, सेकेंड वाला रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता। प्लीज सेल साइकिल सेल डिवीजन रिवाइज कर लीजिए 11th का, ठीक है? अब बेटा जो स्ट्रक्चर बने उनका नाम क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो स्ट्रक्चर्स बने बेटा इसके बदौलत, वो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? वो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं बच्चों क्या? स्पर्मेटिड। क्या कहलाते हैं? स्पर्मेटिड। जिस बच्चे ने कल की क्लास बहुत प्यार से और अच्छे से करी होगी उसको ये नाम कहीं ना कहीं ध्यान आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको ये नाम इंट्रोड्यूस कराया था, रे। क्या बोला था मैंने? मैंने बोला था बेटा स्पर्मेटिड का नाम कहां मैंने बोला था? मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर है, कल आपको बताऊंगी
कि ये आपके स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करते हैं स्पर्म में, जिसको मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म बोला जाता है, जिसको स्पर्म मैच्योरेशन। हमेशा बोलती हूँ ना बेटा, थोड़ा पेशेंस रखा करो, टॉपिक्स कई बार ना कनेक्टेड होते हैं, तो वो जब आप बाद में कनेक्ट करते हो ना तो एकदम से मजा आता है कि यार हाँ, अब लॉजिक समझ में आ रहा है कि उन स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर का क्या काम था भैया इस स्पर्मेटोजेनेसिस में, वही नहीं बने थे। तो आप जब रिलेट करने लगते हो तो बेटा मजा आता है, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। हाँ, आपने मैम सर्टोली सेल्स में बताए थे, बिल्कुल सही। तो बेटा जी ये स्पर्मेटिड बने, कल के टॉपिक से भी अभी रिलेट करूंगी। देखो ये स्पर्मेटिड बने बेटा, गोल गोल राउंड राउंड, प्लॉइडी चेंज नहीं हुई, प्लॉइडी चेंज नहीं हुई, ठीक है। अब यहां से बेटा देखो, स्पर्म तो तब कहलाएंगे जब स्पर्म की शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी, जो मैं आगे आपको बेटा पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाली हूं, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाने वाली हूं। स्पर्म का पूरा डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब तक स्पर्म की शक्ल ऐसी नहीं दिखेगी तब तक वो स्पर्म तो नहीं कहलाएंगे भैया। ये जो गोल गोल तुमने बनाए हुए ये स्पर्म नहीं है, ये तो इमेच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्म है, जिन्हें तुम स्पर्मेटिड बोल रहे हो। स्पर्म की शक्ल कैसी दिखेगी? स्पर्म की शक्ल कैसी हो रे, कैसी हो, ऐसी हो रे, ऐसी हो, ठीक है। तो ये इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है। इसकी प्लॉइडी कितनी है बच्चों? इसकी प्लॉइडी है n। प्लॉइडी कतई चेंज नहीं होती, सिर्फ बेटा इनकी शक्ल में मॉडिफिकेशन होता है। इनकी गोल गोल शक्लों को हम ऐसी मोटाइल मूवमेंट करने वाली शक्लों में चेंज कर देते हैं। इसी चेंज को बोला जाता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। इस स्पर्म की शक्ल जब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अरे भाई तुम तो स्पर्म बनाने की जगह बेटा तुम सपोले बना रहे हो चैट बॉक्स में, तुम्हें हर जगह सपोले ही नजर आते हैं। हाँ चलो, तो मैं यहां पे पहले प्रोसेस का नाम मियोसिस 2 मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में यहां क्या हुआ बेटा? यहां मियोसिस 2 हुई, यहां मियोसिस 2 हुई। और मियोसिस 2 जो होती है वो ऑफकोर्स आपकी रिडक्शनल डिवीजन नहीं है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर सेम रहा स्पर्मेटिड का, ठीक है। चलो भाई तुम लोग बड़े दुष्ट हो यार। फिर बेटा चलो ध्यान दो आगे। इन बेटा स्पर्मेटिड से, इन गोल गोल स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्म्स बनते हैं, या स्पर्म्स का दूसरा नाम क्या कहलाता है बेटा? स्पर्म का दूसरा नाम कहलाता है स्पर्मेटोजोआ। बेटा अब ना आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नीट में आए हुए कुछ टर्म्स में अभी आपको समझाने वाली हूं, और ये बहुत ज्यादा ना बेटा क्या होती है ना, देखो तुम अब एनटीए को देखो, एनटीए नीट उसको फॉलो करती है, एनसीईआरटी को फॉलो करती है अपने मन से, कभी करती है कभी नहीं करती है, उसका मन है। सीबीएसई अपने मन से बोर्ड का सिलेबस चेंज कर देती है, फिर बोर्ड का सिलेबस चेंज करके बच्चों को कंफ्यूज करती है, फिर कहती है कि यार इसमें से ये डिलीटेड है, ये नहीं है। अब एनटीए का अपडेट नहीं आता है तो बच्चे सोचते हैं कि मैम सिर्फ बोर्ड के लिए चेंज हुआ है कि क्या हुआ है। ऐसे ही ना बेटा कुछ कंफ्यूजिंग लाइन्स एनसीईआरटी ने दी हुई है, जिसमें कि बड़ी मौत आती है, क्योंकि ना एग्जाम में भी ना कंफ्यूजिंग लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। मैं आपको एक टर्म बताऊंगी जिससे बड़ी मौत आ रही थी, अजीब सा ही उन्होंने लैंग्वेज दिया था जिससे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझाऊंगी कि किस लाइन से क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैं आपको क्लास में एनसीईआरटी रीड कराती हूँ, तो मैं आपको उस एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ के बताऊंगी जहां से सवाल बना था, ठीक है। यस चलो, एक बच्चा कह रहे मैम उनका मूड है, अपने मूड के अकॉर्डिंग वो सिलेबस बनाती है, ठीक है। हाँ चलो अभी देखो बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, अभी वापस से मैं ये प्रोसेस को समझाऊंगी, लेकिन अभी आप मेरी बात सुनो। मैं क्या बोल रही हूँ, स्पर्मेटिड का कन्वर्जन किस में हुआ बेटा? स्पर्म में, और स्पर्म का नाम ही होता है स्पर्मेटोजोआ, उसी का नाम होता है स्पर्मेटोजोआ, उसी का नाम होता है स्पर्मेटोजोआ। इसको डब्बे में डाल दूं। और इस बेटा इस स्टेप को कुछ कहा जाता है, इस स्टेप को क्या कहा जाता है? ये जो स्पर्मेटिड का कन्वर्जन हो रहा है स्पर्मेटोजोआ में, स्टार मार्क करना इस चीज को, ये जो स्पर्मेटिड का कन्वर्जन हो रहा है स्पर्मेटोजोआ में, इसको बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। कोई मुझे इस वर्ड को तोड़ के इसका मतलब बताएगा? स्पर्मियोजेनेसिस वर्ड को तोड़ के इसका मतलब बताएगा? द लास्ट स्टेप बेटा वेयर द स्पर्मेटिड is converted into sperm या स्पर्मेटोजोआ, उस लास्ट स्टेप को सिर्फ लास्ट स्टेप को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। मैं आगे इस वर्ड को वापस से लिखूंगी, स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब जनरेशन, स्पर्म की जनरेशन, शाबाश,
बहुत सही बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं मैम। स्पर्म, अब देखो तुम खुद भी वर्ड्स को ब्रेक कर करके निकाल पाते हो, खुद से ट्राई कर पाते हो। स्पर्मियोजेनेसिस, बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? पूरा स्पर्म फॉर्मेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम अप टू स्पर्मेटोजोआ, उस पूरे प्रोसेस को तुम बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ स्पर्मियोजेनेसिस पूछा जाए तो सिर्फ लास्ट स्टेप, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द मोटाइल, मोटाइल मतलब मूव करने वाले स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ये नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्मेटिड मूव नहीं कर सकते, गोल गोल शक्ल है इनकी, ठीक है। और मेरे को बताओ बेटा यहां कौन से फैक्टर हेल्प करेंगे, यहां इस चीज को करवाने के लिए कौन से फैक्टर हेल्प करेंगे इस स्पर्मियोजेनेसिस को करवाने के लिए? दी sperm maturation factors, the sperm maturation factor from Sertoli helps in this, from Sertoli help in this। कोई दुख दर्द समस्या यहां तक तो एक बारी मैं रिवाइज करा दूं, अगर कोई दुख दर्द समस्या ना हो तो मैं रिवाइज करा दूं। यस, बाकी बच्चे इसे लिख लो, बाकी बच्चे इसे लिख लो। मैं बेटा बोर्ड के साइड हो जा रही हूं ताकि जिनको लिखना हो वो लिख सके। और मेरे साथ एक बारी बेटा फटाफट से स्पर्मेटोजेनेसिस, अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी मैं इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डायग्राम से रिलेट करूंगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम से इसे रिलेट करूंगी, फिर मैं आपको इसके एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी। अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूं, जिनको रिवाइज करना है मैं उनके लिए रिवाइज करा देती हूं। हमारे पास बेटा सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो हमारे मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। मैम ऐसा क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम पे? मेरे साथ में बेटा रिवाइज करो, मेरे साथ में घर में बोला करो, इस चीज को रिपीट क्या करो मेरे साथ साथ में। मैंने बोला कि यार हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स को रिलीज कराता है। वन इज कॉल्ड एज बेटा द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो दूसरा होता है वो कहलाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैम जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है पिट्यूटरी का वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर, जिसके बदौलत सर्टोली सेल ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बनाती है या फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाती है। जो दूसरा हार्मोन है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो एक्ट करता है मैम लेडिक सेल्स पर और वो लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कराता है, जिस टेस्टोस्टेरोन विच इज एंड्रोजन, उस एंड्रोजन से सर्टोली सेल का प्रोड्यूस हुआ फैक्टर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करता है, एंड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इंक्रीज करता है बच्चों, जिससे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन हो जाता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को जब आप बिगिन करते हैं, आप डिप्लॉयड स्टेज से शुरू करते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम स्पर्मेटोगोनियम नाम का स्ट्रक्चर होता है जो माइटोसिस 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 इक्वेशनल डिवीजन करता है, जिसकी वजह से अपने नंबर को, अपनी जनसंख्या को ये मेंटेन करता है। मैं लिख सकती हूं यहां मेंटेन इट्स नंबर, मेंटेन इट्स नंबर, ठीक। प्लॉइडी चेंज नहीं होती, इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया बेटा साइज में इंक्रीज करते हैं, प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, डिप्लॉइड होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगेन 46 क्रोमोसोम। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा चालू होगी मियोसिस 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहां पे बेटा क्रोमोसोम नंबर होने वाले हैं हाफ। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिनकी प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड, और एक बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने, ये ध्यान दो, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो बेटा स्पर्मेटिड, दूसरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा दो स्पर्मेटिड, यानी टोटल 4 स्पर्मेटिड बनते हैं एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। समझ पा रहे हो? ये एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, जो इमेच्योर स्टेज है। इसकी मैच्योरेशन जब करवाओगे, यानी कि स्पर्मेटिड को स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में जब कन्वर्ट करोगे, इसके लिए जरूरी होते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर फ्रॉम द सर्टोली सेल, फ्रॉम द सर्टोली सेल, एंड दिस लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। बेटा यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? आगे बढ़ जाऊं, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीबॉडी, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? क्या आगे बढ़ जाऊं? यस एवरीबॉडी।
अब मैं आपको एक बस क्रोमोसोम नंबर बताना था तो बस वो क्रोमोसोम नंबर बता देती हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बता देती हूँ, ठीक है, जो आपके टेस्ट में आते हैं, डायग्राम से रिलेट कर दे। चमक गया सभी को? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, याद हो गया सभी को? यस, लॉट्स ऑफ लव बेटा, लॉट्स ऑफ लव। चलो चलो ठीक है ना। अब देखो बेटा, बस मेरे को क्रोमोसोम को थोड़ा समझाना है। तुम्हें ये पता है, तुमने कभी ये वाला किया है? तुम्हें ये पता है ना कि XY क्रोमोसोम का लोचा होता है सारा, कि फीमेल होगी बच्चा या मतलब जो बच्चा पैदा हो रहा है वो फीमेल होगी या मेल होगा, वो मेल के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। ये जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे ये बात आएगी भी। हम यूजुअली बोलते हैं, अरे मतलब हम क्या बोलते हैं बेटा, पहले के टाइम पे ऐसे बोला जाता ना, अरे लड़की तो मतलब लड़कियों को बोला जाता था कि तुमने बेटी पैदा कर दी। बेटी पैदा करना कहीं का कोई क्राइम तो है नहीं बेटा, राइट? चाहे लड़का हो लड़की हो एक ही बात है। फर्स्ट थिंग तो ये है, बोथ आर इक्वल, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो लड़कियां नहीं रिस्पॉन्सिबल होती, क्योंकि आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे भैया लड़कियों के पास एक ही क्रोमोसोम है, एक्स। लड़कियों के पास एक्स ही क्रोमोसोम होता है यार, वो तो होता ही नहीं है उसके पास कि डिसाइड करने की पावर हो उसके पास। लड़कों के स्पर्म के पास बेटा डिसाइड करने की पावर होती है कि मेल होगा या फीमेल होगा। अब वो देखो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, यहाँ पे सिखाती हूँ। देखो मैं क्या सिखा रही हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें XY वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ जो आगे काम में आएगा। जब मैं ये 46 क्रोमोसोम बोलती हूँ ना तो इसको लिखने का एक और तरीका है बेटा। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि मैं इसको लिख दूं 44 क्रोमोसोम्स प्लस 2 क्रोमोसोम्स को मैं ऐसे लिख देती हूँ X एंड Y। तो 44, 45, 46 क्रोमोसोम। मेरी बात समझ रहे हो? 2n को लिखने का ये तरीका है, 2n को लिखने का 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो 44 प्लस XY, यानी कि इस 2n का मतलब भी क्या होगा बेटा, 44 प्लस XY, 44 प्लस XY, ठीक है, डिप्लॉयड 44, 45, 46, ठीक है, यस। अब जब बेटा ये रिडक्शनल डिवीजन में जाते हैं तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। अब इसका 44 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो आधा 22 इधर आ गया और यहाँ पे 22 आ गया। और XY भी बेटा अलग अलग हो जाते हैं, XY भी अलग अलग हो गए। इस वाले भाई साहब के पास आ गया X, इस वाले भाई साहब के पास आ गया Y। किसी को कोई समस्या आ रही है यहाँ पे? किसी को कोई समस्या आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे हैप्लॉइड हो गया ना बेटा, 23, 23। समझ आ रही है बात? 23, 23, 23, 23। और इसी वजह से बेटा आप यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे क्या है, 22 प्लस एक्स, यहाँ पे भी क्या है, सब में 22 प्लस एक्स, और सॉरी सब में नहीं, इन दोनों में 22 प्लस एक्स, और इन दोनों में क्या हो गया, 22 प्लस वाई। एंड सेम नीचे वाले के लिए भी होगा, सेम नीचे वाले के लिए भी होगा, राइट? यहाँ पे भी 22 प्लस एक्स, यहाँ पे 22 प्लस वाई। मेरी बात बताओ पहले, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर मैं आगे बढ़ूंगी। पहले मेरे को इस चीज की थम्स अप दो कि तुम्हें यह समझ आया कि ऊपर मैंने 46 को डिवाइड कर दिया 44 प्लस एक्स वाई में। फिर डिप्लॉयड जब तक है तब तक तो 44 प्लस एक्स वाई है। जब हैप्लॉयड हो जाता है तो इसको मैंने आधा यहां रख दिया, आधा यहां रख दिया, और एक्स और वाई को अलग कर दिया। एक में एक्स गया, एक में वाई गया। ऐसे ही नीचे स्पर्म तक आते आते बेटा इनमें सपोज 22 प्लस एक्स है और इनमें बेटा क्या है, 22 प्लस वाई, राइट? अब मुझे बताओ आगे जाके जब मैं आपको बेटा है ना, समझ आया ना बेटा? बढ़िया कॉन्सेप्ट है, राइट? ठीक है ना, बहुत सही। अब जब आगे मैं आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी तो यार फीमेल की ओवा के पास तो हमेशा एक्स होता है, स्पर्म के पास बेटा हो सकता है, स्पर्म के पास बेटा हो सकता है कि यार वाई वाला स्पर्म हो या फिर एक्स वाला स्पर्म हो। अगर एक्स वाला स्पर्म जाके ओवा से फ्यूज करेगा तो फीमेल की एक्स और मेल का एक्स, बधाई हो, सपोली हुई है, ठीक है। और अगर बेटा मेल का वाई और फीमेल का एक्स, अगर ये वाले स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेंगे तो बधाई हो, सपोला हुआ है, ठीक है ना? डन, क्लियर है? यही तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे ज्यादा और क्या सवाल देंगे तुम्हें? क्या देंगे इससे ज्यादा सवाल? इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। एक दो वर्ड्स है जो मुझे क्लियर करने हैं तुम्हें, तो वो मैं आगे तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है? यस, यहां तक आई होप आप कर चुके होंगे। मैं एक गिलास थोड़ा पानी पी लेती हूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ट्विंस विंस का केस भैया तुम अभी पूछ लो, ट्विंस करवा देती हूं मैं भैया। ट्विंस का केस आगे पढ़ाऊंगी, शक्लें जिनकी सेम होती है, जिनकी शक्लें अलग होती है, कैसे ट्विंस होते हैं, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगी। अभी मैं इससे रिलेटेड कुछ और बातें बताने वाली हूं आपको, ठीक है? तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पहले तो मैं पॉइंट्स लिखवाना चाहती हूँ, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पहले पॉइंट्स लिखवाना चाहती हूँ। इंपॉर्टेंट नोट करके लिखते हैं,
और फिर मैं आपको ना बेटा डायग्राम से रिलेट करूंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो डायग्राम हमने बनाया था। टर्म्स में वो वाले बताने वाली हूं जो आप एग्जाम हॉल में गलत करने की जिसकी सबसे ज्यादा संभावना होती है, मैं वो वाली टर्म्स आपको बता रही हूं, ठीक है। चलो तो हम नंबर 1 लिख रहे हैं बेटा, नंबर 1 लिख रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था। नंबर 1 टर्म लिख रहे हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, ठीक। व्हाट वाज स्पर्मेटोजेनेसिस, द होल इवेंट, है ना। मेरे साथ साथ लिखो बच्चों, ये सारा पढ़ चुके हो, बस लिखना ही है। द एंटायर इवेंट ऑफ formation of sperm, the entire event of formation of sperm starting from spermatogonium, ठीक। स्पर्मेटोगोनियम से चालू किया तो पूरा इवेंट को आपने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखवाया टर्म नंबर 2, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस बच्चा पार्टी? द जनरेशन ऑफ मोटाइल, मोटाइल का मतलब होता है मूव करने वाले, मोटाइल स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड। और एक लास्ट टर्म मैम प्रोसेस कृष्णा, बेटा तुम बताओ कहां पे होती है ये प्रोसेस? क्या टेस्टिस में ही नहीं हो रही होगी? क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में नहीं हो रही होगी? कल बताया था तो। हाँ बेटा, हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो अगला एक टर्म जो आपको अभी नहीं पता है, स्पर्मिएशन। पहले मैं ये वर्ड का मतलब लिख देती हूं, फिर मैं इसको डायग्राम में आपको अभी समझाती हूं, ठीक है। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। पहले मैं एनसीईआरटी की लाइन लिख रही हूं और वो एनसीईआरटी की लाइन आपको ऐसा कंफ्यूज करती है, मतलब एग्जाम में अगर इस तरीके से दे देते हैं तो आप गलत हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूं, ठीक है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी कहती है द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा बेटा कंफ्यूजन है, इसका सही लैंग्वेज मैं आपको बताती हूं, इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूं। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं हम, मैं इसे हिंदी में लिख देती हूं। इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है? तो इस लाइन का मतलब मैं आपको यहां पे लिखवा रही हूं जो नीट में आया था सेंटेंस, और दोनों का मतलब एक ही होता है। रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप कहोगे मैम ये तो बिल्कुल ही उल्टा है, बट ये बिल्कुल उल्टा नहीं है, मैं भी आपको समझा रही हूं। ये नीट में 2 बारी आया हुआ है, ये लाइन से, इस लाइन से नीट में 2 बारी सवाल आया है। एक बार 5-6 साल पहले आया हुआ है और एक बार पिछली साल आया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सॉरी अबीर सरकार कह रहे हैं मैम हिंदी समझ नहीं आया। इसका मैंने लिखा है बेटा, अच्छा अंग्रेजों, सारे अंग्रेजों, मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ओके, मीनिंग ऑफ दिस लाइन। बढ़िया है, हिंदी नहीं समझ आई, सब तब से हिंदी में ही बोल रही हूँ, 3-4 क्लास निकल गई बेटा, हिंदी समझ नहीं आई, कैसा होगा काम चलेगा, हैं? चलो अब मैं आपको बेटा इस परमिएशन का मतलब समझाती हूं।
अरे दीपांशु सब्र रखो, अभी मैं समझा रही हूं। एनसीईआरटी की इस लाइन का मतलब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूं, पहले आप इसे फटाफट से नोट करिए, आप इसको फटाफट से नोट करिए। अरे बेटा क्लास का टाइम इतनी जल्दी खत्म होने वाला होता है, समझ ही नहीं आता। अभी लग रहा था अभी तो चालू किया है यार। हाँ तुम्हें नहीं लगता कि बहुत जल्दी हो गई क्लास? चलो स्टार्ट करें, ठीक है। डन 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 कर लो एक बारी, डन डन डन। पक्की बात, मैं साइड हो गई हूं, 1 मिनट नोट कर लो, मैं साइड हो गई हूं, एक बारी नोट कर लो, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ बेटा। डायग्राम में जो कल हमने क्रॉस सेक्शन बनाया था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, और जो मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाई थी, उसका भी मैं भी यूज करूंगी, ठीक है, उसको समझाने के लिए। डन 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 एवरीबॉडी, पक्की बात सबने कर लिया मेरे साथ? पक्की पक्की बात, ठीक अच्छे, ठीक अच्छे की चलो। हाँ अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम आपको समझाते हैं। बेटा क्या आप पूछेंगे क्या इस डायग्राम को बनाना है? आप बना सकते हैं, लेकिन आप बेटा इसमें पेंटिंग नहीं करेंगे कि 10 घंटे तक डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम आप ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं ये डायग्राम वापस से सिर्फ इसलिए बता रही हूं ताकि आप टॉपिक्स को कनेक्ट कर सकें, रिलेट कर सकें। तो बेटा 10 घंटे तक पेंटिंग नहीं करोगे, फटाफट से बनाओगे, आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अभी देखो यहां मैंने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को बनाया था इस तरीके से, आपको मैंने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बना के बताया था। अगले पेज में आप ये बना सकते हो चाहो तो, बस बहुत ज्यादा पेंटिंग मत करना। इस तरीके से आपने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बनाया था कि नहीं? बनाया था, राइट। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को इस तरीके से बनाने के टाइम पे आपने यहाँ पे इस तरीके से सर्टोली सेल्स बनाए थे, याद करो, याद करो। कई सालों पहले तो नहीं पढ़ा है बेटा, कल ही पढ़ा है, कल परसों ही पढ़ा है। अरे भाई सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को ना थोड़ा अच्छे से यहाँ पे दिखाती हूँ। हाँ ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो गया, सॉरी ये सर्टोली सेल्स हो गए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बोल रही हूँ, ये सर्टोली सेल्स हो गए। और यहां बेटा आपने क्या बनाया था? यहां आपने बनाए थे वो स्पर्मेटोगोनियम। मेरे को एक बारी याद करके बताओ तो, एक बारी अपनी याददाश्त पे बेटा जोर डालो, जोर डालो। बहुत सालों पहले पढ़ा था तुमने कि ये वाला पार्ट जहां स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोगोनियम कौन सा वाला पार्ट है? पेरिफेरल पार्ट होता है। अब मेरे को बताओ बेटा स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करेगी तो क्या बनता है? आज आपने पढ़ लिया है, आज आपने पढ़ लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके बारे में बोल रही हूँ कि यार ये डिवाइड कर रही है तो क्या बन रहे हैं? एक स्पर्मेटो मतलब डिवाइड तो नहीं कर रही है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ा रही है, तो क्या बन रहा है बेटा? पेरीफ्री। इस पेरीफ्री पार्ट को बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, साइज इंक्रीज हुआ। इससे बेटा क्या बन रहा था? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन रहे थे बेटा? आपके इस तरीके के बेटा स्पर्मेटेड बन रहे थे, राइट। इस तरीके के बेटा क्या बन रहे थे? स्पर्मेटेड बन रहे थे, राइट। और स्पर्मेटेड से एक्चुअली मैंने इतना बड़ा बना दिया ना कि बेटा मेरे पास ये जगह नहीं बची है, रुको। अरे भाई ये क्या हुआ? ये फ्रीडम कहां से आ गया? हाँ एक सेकंड बेटा, मैंने काफी बड़ा बना दिया है, मुझे इसको ये करना पड़ेगा एक बारी। अरे भाई इरेजर आ जाओ, ये क्या हो रहा है यार? मैं छोटा सा बनाती हूँ। ये स्पर्मेटोगोनियम मैंने बनाया, अभी भी काफी छोटा नहीं बनाया। स्पर्मेटोगोनियम से बेटा क्या बन रहा था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन रहे थे बेटा आगे जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इससे क्या बन रहे थे बेटा? इस तरीके के स्पर्मेटेड। ये सारे सबको याद आ रहा है? स्पर्मेटेड। और इससे आगे जाके बन रहे थे स्पर्म। इससे आगे जाके बन रहे थे बेटा क्या? इस तरीके के स्पर्म, इस तरीके के स्पर्म, राइट। इस तरीके के स्पर्म। स्पर्म आपको कौन सी तरफ दिखते हैं ये बनाना है क्या? आप फटाफट से बना सकते हो, वरना सिर्फ समझ सकते हो। इसको क्या बोला जाता है? ल्यूमन बोला जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि ल्यूमन में होते हैं? स्पर्म जो होते हैं ल्यूमन की तरफ होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज समझाऊंगी, अभी मैं आपको एक चीज समझाऊंगी कि स्पर्म जो होता है नरिशमेंट लेने के लिए, स्पर्म जो होता है न्यूट्रिशन लेने के लिए, क्योंकि स्पर्म में अगर आप देखोगे साइटोप्लाज्म कितना कम है। एक बार ही देखो, आपको अगर यहाँ पे नजर, अभी यहाँ पे नहीं नजर आएगा, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम भी मत देखो, ये वाला डायग्राम देखो। अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखोगे बेटा तो आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म बड़ा कम नजर आएगा, बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। इसको नरिशमेंट चाहिए होती है।
तो बेटा एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया। नरिशमेंट के लिए उसको क्या चाहिए होगा बेटा? नरिशमेंट के लिए उसको क्या चाहिए होंगे? सर्टोली सेल्स चाहिए होंगे कि नहीं? क्या चाहिए होंगे? सर्टोली सेल चाहिए होंगे कि नहीं? एक सवाल तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया ये कौन सी तरफ है? एक सवाल तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया ये कौन सी तरफ है? ये स्पर्म ल्यूमन की तरफ होते हैं। और ये नरिशमेंट के लिए मैं एक को जूम करके बना के दिखाती हूं। इनका हेड जो होता है वो किसमें एम्बेडेड होता है? इनका जो सर होता है वो किसमें एम्बेडेड होता है? सर्टोली सेल के अंदर। ठीक है, कहां पे होता है बेटा? सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड होता है। क्यों? क्योंकि इसको नरिशमेंट चाहिए, इसके पास साइटोप्लाज्म की कमी है, इसको नरिशमेंट लेने के लिए सर्टोली सेल की जरूरत है। अब मैं ये लाइन समझाने जा रही हूं, पहले मेरे को बताओ कि यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने बेटा आपको कई बार बोला है अगर आपको बनाना है आप बना सकते हो, आप 4 बार वही क्वेश्चन बोल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं ये समझा रही हूं ना अभी आपको। मैंने क्या बोला? हेड ऑफ स्पर्म, एनसीईआरटी की लाइन लिख रही हूं मैं, बिकम्स embedded in Sertoli cells for nourishment, राइट? आप इसे बनाओ। अब मैं बोल रही हूं आप इसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे बनाओ। अब मैं बेटा आपको वो लाइन समझा रही हूं, देखना। अब मैं आपको ये लाइन समझा रही हूं। क्या लाइन लिखी हुई है मैम ने? मैम ने लाइन लिखी हुई है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म का रिलीज हो जाना। बट एक्चुअल में बेटा क्वेश्चन जब भी दिया है ना तो इस लाइन से, एक्चुअल में इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल मतलब एकदम ही बाहर ही निकल गई। इस लाइन का ये एक्चुअल अर्थ है जो हमने नीचे लिखा है कि स्पर्म नरिशमेंट ले रही थी भैया, किससे? सर्टोली सेल से, और उसका हेड उससे एम्बेडेड था। और जब उसका काम हो गया बेटा, जब उसको बाहर जाना है, उसका हेड उसमें से डिटैच होगा और वो किसमें होगी? किसमें रिलीज हो जाएगी? ल्यूमन के अंदर। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस टिब्यूल का मतलब है, इनटू सेमिनिफेरस टिब्यूल का मतलब है ल्यूमन के अंदर आ जाना। इनटू का क्या मतलब है? ल्यूमन के अंदर आ जाना। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अंशु बेटा आप पेपर नीट का पीवाईक्यू जब मैं आपको कराऊंगी तो आप देखोगे पीवाईक्यू में एनसीईआरटी की इस लाइन से क्वेश्चन नहीं आया, पर इस लाइन से क्वेश्चन आया। इस लाइन से कई 2 बार क्वेश्चन आए, रिपीट हुआ है बेटा, 2 बार क्वेश्चन हुआ है, रिपीट हुआ है बेटा 2 बार। वापस से समझाऊं, एनसीईआरटी की लाइन भी याद रखो, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन क्या कहते हैं? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल। उसका मतलब यही है, फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल से कहने का मतलब क्या है पता है बेटा? सेमिनिफेरस टिब्यूल के पेरिफेरी से या सेमिनिफेरस टिब्यूल में जो सर्टोली सेल हैं उनसे स्पर्म का डिटैच हो जाना। पहले तो उनका हेड उसमें एम्बेडेड था, नरिशमेंट ले रहा था, और फिर उससे बेटा डिटैच हो गया, ल्यूमन के अंदर आ गया। ल्यूमन के अंदर आ गया। उस ल्यूमन के अंदर आने को, यानी कि देखो पहले ये नरिशमेंट ले रहा था, फिर ये ल्यूमन में आ गया, फिर ये ल्यूमन में आ गया। मैं पीवाईक्यू लास्ट में कराती हूं, मैं पीवाईक्यू लास्ट में कराती हूं हमेशा, ठीक है, जब चैप्टर एंड होगा। इस स्टेप को आपने क्या बोला बेटा? इस लास्ट लाइन को आपने क्या बोला बेटा? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ठीक है? यस, डन है, डन है। मैं एक काम करूंगी, अगली क्लास में वो पीवाईक्यू ही लेके आऊंगी, अगली क्लास में पीवाईक्यू ही लेके आऊंगी ताकि आपको दिखे कि वो पीवाईक्यू में क्या पूछा गया था, ठीक है? मैं एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं, पहले मैं यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं। यस, पहले यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराते हैं। क्या कहती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमीट दैट इज स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। ठीक, in testis the immature male germ cell that is spermatogonia produce the sperm by spermatogenesis that begins at puberty। बेटा अब एनसीईआरटी में आपको ये लिखना है कि मैम प्यूबर्टी के टाइम पे कौन से हार्मोन इंक्रीज हुए, आप लिख लो यहाँ GnRH, FSH एंड LH।
द स्पर्मेटोगोनिया, जिसको सिंगुलर को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। यही बात बोली है मैंने। Each spermatogonium is diploid and contain 46 chromosome, 46 क्रोमोसोम यानी कि 44 प्लस XY। अब देखो क्या लिखा है यहां, वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। कुछ स्पर्मेटोगोनिया, कौन सी स्पर्मेटोगोनिया, जो साइज में इंक्रीज हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, उसमें क्या होगा, उसमें होगी मियोसिस 1। उसमें क्या होगी, मियोसिस 1। अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 equal haploid cells called secondary spermatocyte, which have only 23 chromosome each। 23 का मतलब होता है 22 प्लस X या फिर 22 प्लस Y, ठीक। The secondary spermatocyte undergo second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatid। haploid spermatid होते हैं, ठीक है। The spermatid are transformed into spermatozoa or sperms by the process of spermiogenesis। यही बोला बेटा कि जो स्पर्मेटिड होते हैं, गोल गोल स्पर्मेटिड होते हैं, उनका कन्वर्जन इनटू मोटाइल स्पर्म, उसको क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, sperms head become embedded in the Sertoli cell and are finally released from the seminiferous tubules by the process called as spermiation। देखो क्या लिखा है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म की जनरेशन के बाद स्पर्म्स का हेड एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल में एंड दे आर फाइनली रिलीज्ड आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। बेटा क्यों मौत आ रही है रेवा चौहान, बेटा क्यों मौत आ रही है, बेटा एग्जैक्ट एनसीईआरटी पढ़ाई है आपको, किसको मौत आ रही है बेटा, पहले मेरे को ये बताओ। मैं यहाँ पे आपको पहले ये क्या कराऊंगी, ये डिवीजन कहाँ था बेटा, ऐसे मौत आएगी तो कैसे चलेगा बेटा, यही लाइन लिखी है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन लिखवाई है, ठीक है। क्या बेटा यहां तक कोई कंफ्यूजन है, पहले मेरे को ये बताओ, क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है, यस। पहले मेरे को बताओ, अभी तक जो मैंने एनसीईआरटी से रीड कराया और जो अभी तक हमने इसमें पढ़ा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या बेटा, पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में स्पर्मिएशन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जहां से नीट से सवाल आया है बेटा, दोनों का मतलब आप सोच रहे हैं कि मैम फ्रॉम और इनटू का मतलब बहुत डिफरेंट होता है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं कि बेटा यहां पे इनटू का मतलब क्या बोला है, इनटू मतलब ल्यूमन के अंदर रिलीज होना, अल्टीमेटली ल्यूमन से बाहर जाना, ठीक है, डन, क्लियर है, यस। अब मैं आपको क्या बताने वाली थी बेटा, देखो तुम्हारे को ना, तुम मेरे को डेविएट कर देते हो बेटा, मेरे ना टॉपिक से डेविएट कर देते हो। एक बारी ये करें, एक बारी ये देखें, ठीक है। एट प्यूबर्टी आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है, प्यूबर्टी के वक्त में आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है, राइट। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हो रही है, माइटोटिक डिवीजन में बेटा आप नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इसमें से बेटा कुछ को आप क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एनसीईआरटी कहती है ना, एनसीईआरटी रीड कराया, कुछ होती है जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हो। प्लॉइडी कितनी है बेटा, 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, राइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिखाया है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिखाया हुआ है, इसकी प्लॉइडी 2n। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है बेटा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 1 होती है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। फिर आपके बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगी सेकेंड मियोटिक डिवीजन।
एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड, दूसरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड, टोटल 4 स्पर्मेटिड बने एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। ये गोल गोल राउंड स्पर्मेटिड, इन गोल गोल राउंड स्पर्मेटिड का कन्वर्जन, डिफरेंशिएशन, एक बच्ची पूछ भी रही थी मेरे ख्याल में कमेंट्स में कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ। डिफरेंशिएशन मतलब मैच्योरेशन। आप एनसीईआरटी में यहां लिख लो, आप एनसीईआरटी में यहां लिख लो, डिफरेंशिएशन मतलब मैच्योरेशन हो रही है इन बेटा राउंड स्पर्मेटिड का कन्वर्जन, राउंड स्पर्मेटिड का कन्वर्जन इनटू दी स्पर्मेटोजोआ। अब मेरे को पहले ये बता दो कि बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरे चैप्टर में आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी। आप मेरे को बताओ यहां तक क्या आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई प्रॉब्लम बेटा, क्या समझ आई? मैं एक बारी हार्मोनल कंट्रोल को रहने दो, आज हार्मोनल कंट्रोल हम अगले दिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्या यहां तक डन? क्या यहां तक डन? यस? क्या कोई दिक्कत बेटा? यस? एक होमवर्क देके जाऊं, ठीक है? कुछ थोड़ी सी मेहनत भी कर लो। एक होमवर्क देके जाती हूं क्या? अभी मैं पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये डायग्राम आपको दिख रहा है बेटा, पुरानी एनसीईआरटी में तो है। इस डायग्राम में मुझे कोई मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, कुछ बहुत छोटी सी एक कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मुझे वो मिस्टेक आपको ये पढ़ के बताना है, मैं अगली क्लास में बताऊंगी आपको। ये जो डायग्राम है इसमें एक छोटा सा, बहुत ही छोटू सा, हालांकि उसे मिस्टेक नहीं कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, तो ये डायग्राम की स्टडी करके आना, ये मैं अगले दिन आपको बताऊंगी। ये आपको पता है बेटा ये क्या दिखाया हुआ है? ये ऐसे करके गोल कर दोगे तो ये वो पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन रहा है, ठीक है? ये पूरा ऐसे गोल कर दोगे तो ये पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन रहा है। क्या सबको समझ आ रही है बात? ये पूरा ये गोल कर दोगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जिसमें ये पेरीफ्री में क्या है बेटा? पेरीफ्री में है आपके पास स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है? फिर है आपके पास बेटा इस तरीके से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर है आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर है आपके पास सर्टोली सेल, फिर है आपके पास स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है? डन? मैं अभी आपके आंसर नहीं देख रही, मैं बाद में आंसर देखूंगी। क्या पहले मेरे को बताओ कि क्या ये डायग्राम सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं? क्या ये सारे बच्चे डायग्राम रिलेट कर पा रहे हैं कि ये डायग्राम कैसा दिया है? नलायकों पहले मेरे को बताओ भैया, ठीक है? मिस्टेक अगले दिन दे देना यार, सारे बच्चों को ढूंढने दो। तो ये एक सेक्शन, ये सिर्फ एक सेक्शन बना के दिखाया हुआ है जहां आपके सारे स्ट्रक्चर्स को नोट करवाया हुआ है, ठीक है? ठीक है, राइट? चलो अब मैं अगले दिन आपसे पूछूंगी इसमें आप क्या पकड़ पाए। स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे बेटा? सर्टोली सेल क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, स्पर्मेटोगोनियम क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है। बाकी जो मिस्टेक है वो अगले दिन बताऊंगी, थोड़ा सा डायग्राम को रीड करा के, ठीक है? देखो एक एनिमेशन वैसे मैंने आपको पहले दिखाई हुई थी, पर मैं एक बार देख लेती हूं। ये तो स्पर्म का स्ट्रक्चर आज हम कर नहीं पाए, ये वाली एनिमेशन बेटा मैंने आपको दिखाई हुई थी ना, इसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, और एक बार देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यस, एक बार ट्राई करते हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। चलो, कि स्पर्म कैसे बनता है, ठीक है? चलो स्पर्म कैसे बनता है ये मैंने पहले दिखाई हुई है, बट फिर भी मैं दिखा दे रही हूं, ठीक है? फिर भी मैं दिखा दे रही हूं। ये क्या है? टेस्टिस, राइट? ये क्या है? टेस्टिस। ये क्या थे बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जूम करके देखा तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है बेटा? पेरीफ्री में। इसको थोड़ा और स्लो करेंगे बच्चों। सबसे पहले किससे चालू किया है हमने? सबसे पहले हमने चालू किया है किससे? हमने चालू किया है स्पर्मेटोगोनियम से। स्पर्मेटोगोनियम जिनकी प्लॉइडी होती है 2n। स्पर्मेटोगोनियम से बनता है तुम्हारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज करके। प्लॉइडी कितनी होती है? 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा मियोसिस 1 होता है, तो ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जिसकी प्लॉइडी होती है n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 2, तो बनता है बेटा क्या? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड एक्चुअल में आगे जाके किसमें कन्वर्ट होते हैं? स्पर्म में। और स्पर्म का हेड जो होता है एक्चुअल में एम्बेडेड होता है किसके अंदर बेटा? सर्टोली सेल्स के अंदर। और जब वो हेड से बेटा फाइनली रिलीज होके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आ जाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है, उस स्टेप को बोला जाता है स्पर्मिएशन। उसे बोला जाता है स्पर्मिएशन, ठीक है?
कहाँ है भैया, हाँ डन डन, ठीक है। एक बारी बेटा, हाँ यहां तक कोई दुख दर्द समस्या, कोई, अरे 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 बेटा, ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो चलो। देखो वैसे हमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म करना है, तो मैं आपको थोड़ा सा ना इसका भी इंट्रोडक्शन दे देती हूं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अरे अब क्या समाप्ति एक्सप्रेस बेटा, समाप्ति एक्सप्रेस से पूरा रिवीजन तो करा ही देती हूं, 4 बार मैंने रिवाइज करा दिया, चलो फिर भी बोलते हो तो मैं फटाफट से करा रही हूं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हेडिंग डालो, ठीक है। हमने आज स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस हमने बोला प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस का इंक्रीज होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पर एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन प्रोड्यूस कराते हैं, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है, तो क्या प्रोड्यूस करवाता है उससे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं तो स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट करते हैं, जिसकी प्लॉइडी 2n होती है, वो माइटोसिस से अपने नंबर को इंक्रीज करता है, उसमें से कुछ बेटा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 2, जो कि होती है इक्वेशनल डिवीजन, कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। राउंड स्पर्मेटिड से बेटा जब आपके मैच्योर स्पर्म्स बन जाते हैं, उस स्टेप को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर से रिलीज होते हैं, ठीक है बेटा। बस इतना ही तो पढ़ाया था, ठीक है, यस। बस मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूं भैया। बेटा 1 घंटे 45 मिनट की तो क्लास है, 8 बजे तक की क्लास है भैया, 8 बजे तक की क्लास है भैया, कैसी बातें कर रहे हो। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर वैसे हम अगले दिन करेंगे बेटा। तुम्हें इतने से में ही अगर बेटा तुम स्टार्टिंग से एनर्जी लूज कर लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बेटा, कैसे काम चलेगा। 6:15 से 8 तक की तो क्लास है, राइट। अब देखो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूं, अगले दिन करेंगे स्पर्म का डायग्राम, अगले दिन कवर करेंगे विद द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसका 4 पार्ट होता है, हेड, नंबर 2 नेक, नंबर 3 मिडल पीस। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे मौत आएगी तो कैसे होगा बेटा। एंड नंबर 4 टेल, ठीक है, ठीक है। These are the 4 parts of the sperm structure, ठीक है। हेड होता है स्पर्म के पास, नेक होता है स्पर्म के पास, मिडल पीस होती है स्पर्म के पास, टेल होता है स्पर्म के पास। बिल्कुल लिखना है बेटा, इसे लिखिए, इसे बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल 100% लिखिए, ठीक है। एनसीईआरटी से ये लाइन रीड करवा रही हूं और आपको बता रही हूं कि आपको क्या पढ़ के आना है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। बेटा डायग्राम करवा दूं, डायग्राम करवा दूं, एक बार आप मेरे को बता दो, क्या मैं डायग्राम बनवा दूं, समझाऊंगी अगली क्लास में, हाँ क्या मैं डायग्राम बनवा दूं और आप पढ़ अगले क्लास में, मतलब समझा मैं अगले क्लास में लूंगी, आप मेरे साथ साथ डायग्राम बना दो। एक बार अगर मेरे को आप थम्स अप दे दोगे तो मैं डायग्राम बना के चली आऊंगी, तो हमारे अगले क्लास का टाइम थोड़ा सा ज्यादा सेव हो जाएगा, तो हम थोड़े वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाँ। अब देखो बेटा जो बच्चे नो लिखते हैं ना, फिर वो मेरे को फिर गरियाएंगे, कहेंगे कि मैम तो बढ़िया आई। यस यस करवा दूं, तो बस मेरे साथ एक बार डायग्राम बना लो, ठीक है। नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाना, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाना, कोई बेटा आपको लैंडस्केप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पोर्ट्रेट फॉर्म में बनाओ, ठीक है। बस ये डायग्राम बना के मैं चली जाती हूं, तो अगले दिन हमारा एक्सप्लेनेशन के लिए बचेगा। नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाना और थोड़ा टेढ़ा बनाना बेटा, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाना और बेटा थोड़ा टेढ़ा बनाना, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगी आज, मैं अगले दिन समझाऊंगी, मैं सेम डायग्राम लेके आऊंगी। थैंक यू कि आपने मुझे अलाउ किया बेटा, आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, उसका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं बच्चों, कैसे डायग्राम बना के, अच्छा डायग्राम बना के उसका शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। अरे भैया मौत आ रही है डायग्राम को,
थोड़ा टेढ़ा बनाना बेटा, ठीक है। तुम्हारा तो टेढ़ा ही बनता है बेटा, तुम्हें बनाने की, तुम्हें एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना टेढ़ा बनाने के लिए, तुम्हारा तो टेढ़ा ही बनता होगा। अरे मैम हमें टेढ़ा बनाने की जरूरत नहीं, हमारा बनता ही टेढ़ा है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे यार। जो बच्चों ने नो बोला है बस उनको थोड़ी सी दुख दर्द समस्या होगी, जिन्होंने यस बोला है उनके तो भाई भाई ठीक है। अरे मैम बनाओ मैम आप, ठीक है। सुंदर सुंदर डायग्राम बना लो बस बेटा। देखो 2 मिनट का डायग्राम था, यही तुम्हारे पेशेंस को शो करता है। और आगे डॉक्टर जब बनोगे बेटा, तो डॉक्टर बनने का मतलब देखो तुम पेशेंट नहीं हो, तुम क्या हो, तुम हो डॉक्टर्स। मतलब तुम अभी नहीं हो, आगे जाके तो डॉक्टर ही बनोगे ना। तो डॉक्टर्स की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है, ये सुनते जाओ, क्योंकि डायग्राम तो अभी नहीं समझा रही हूं। डॉक्टर्स की सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होगा पेशेंस। अब तुम्हारे पास पेशेंट आया और पेशेंट अपनी बीमारियां बता रहे, प्रॉब्लम बता रहे, तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा आया, उसके 2 चपेट लगा दी तुमने, कहीं और करा दो। तो अगर बेटा पेशेंट आया और तुमने बेटा, उसने तुम्हें 10 समस्याएं बता दी, तुमने उसके लगा दिए 4, बेटा आएगा तुम्हारे पास कभी, ठीक है। वैसे पेशेंस के साथ में हर चीज पेशेंस रखा करो। डॉक्टर्स की सबसे अच्छी क्वालिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। हालांकि मैं तुम्हें अगर देखो दिल से एक बात बताऊं बेटा, जेन्युइनली, तुमसे क्या झूठ बोलना, सिर्फ ज्ञान देने से नहीं होता ना बेटा, जिंदगी में उसको खुद को भी अप्लाई करना होता है। मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, मैं भी बहुत इंपेशेंट हूं, ठीक है। मैं इतनी इंपेशेंट हूं और मैं अपने अंदर वो क्वालिटी लाने की कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी पेशेंस के साथ में चीजों को, मैं बड़ी जल्दी वो हो जाती हूँ इम्पेशेंट। तो मैं भी कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ कई बार, मतलब अपने अंदर ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँ कि यार प्रॉब्लम्स आएगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हैंडल करते हैं, धीरे धीरे हैंडल करते हैं, इट्स ओके, थोड़ा सा काम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम भी थोड़ा सा कोशिश करो, और क्या, क्योंकि तुमने सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अब सुंदर सुंदर डायग्राम बनाते हैं। मतलब कोशिश करने वालों की, अरे एक बच्चा कह रहा है मैम टीचर्स में सबसे ज्यादा पेशेंस होना चाहिए। मेरा मामला थोड़ा उल्टा है, बच्चों के साथ में मेरा पेशेंस है, पर जैसे ये प्रोफेशन के बाद मेरा जो दूसरा रूप होता है उसमें मेरे पास पेशेंस नहीं है। तुम्हारे साथ तो पेशेंस है फिर भी यार, बाद में मेरा पेशेंस थोड़ा कम होता है, यही तो बात है, यही तो बात है यार। मेरे पेशेंस की कहानी तुम्हें क्या बताऊं, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, अभी भी आधी अधूरी आती है। तो मेरे गांव में मैं जब एक बार समर वेकेशंस पे गई हुई थी, तो जो गांव के मेरे दोस्त थे बेटा, उन्होंने मुझे, मैं फ्रॉक पहनती थी उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे फ्रॉक में ऐसे करके पानी में, अगर फ्रॉक को ऐसे कर दो ना तो वो ऐसे, और नीचे से पकड़ लो तो बलून बन जाता है। इतना पेशेंस था कि ये बलून बनाना सीखती थी मैं, ताकि मैं ऐसे ऐसे करके उस बलून के सहारे तैर सकूं, क्योंकि नॉर्मल तैरना मुझे आता नहीं था। तो कई दिनों तक मैंने वो बलून बनाने की प्रैक्टिस की थी, इतना पेशेंस है, ठीक है बेटा। डायग्राम बन चुका है, ठीक है, डायग्राम बन चुका है। मैं बस थोड़ी बात को, मैंने 11th क्लास में जब अर्जुना 1 से जो पढ़े उनको तो बताया था मैंने ये कहानी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा लेबल करके जाती हूं, अगले दिन यहीं से शुरू करेंगे। दिस इज द हेड, दिस इज द हेड, दिस इज द नेक, ठीक है। हाँ, दिस इज द मिडल पीस, मैं अगले दिन बेटा इसी डायग्राम से शुरू करूंगी, आज सिर्फ डायग्राम बताया। होमवर्क में तुम थोड़ा सा एक तो बेटा वो करके आना, जो मैंने आपको दिया उस डायग्राम को थोड़ा सा देख के आना, ठीक है।
और दूसरा होमवर्क है कि स्पर्म के बारे में थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ के आना, बस दैट्स इट। बस आज बस यहीं तक, आज बस यहीं तक, ठीक है। एक्चुअल टाइमिंग बेटा 8 बजे तक है, 1 घंटे 45 मिनट, दैट इज द टाइमिंग, ठीक है। गा दो मैम बेटा। हर अब देखो अगली क्लास से ना एक रूल होगा, तुम्हारा मेरा एक हम वो बनाएंगे पैक्ट, तुम्हारा मेरा एक वो होगा पैक्ट को और क्या बोलते हैं बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में ये रहेगा कि मैं जब भी तुम्हारा पोल क्रिएट करूंगी तो जब मुझे 90% आंसर मिलेगा करेक्ट तब मैं गाना गाऊंगी, तो एक पैक्ट करेंगे हम, ठीक है। अगली क्लास से होगा, आज क्योंकि बोल रहे हो और आज तुमने पेशेंस के साथ में सुना तो अगली क्लास से, ठीक है। आप लोगों ने क्या यहां तक बना लिया है, डन 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 हो गया है, यस ठीक है, डन 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 एवरीबॉडी। सुना दे रही हूं, लेकिन बेटा जिन्होंने मेरे को अर्जुना में सुना हुआ है उनके लिए रिपीट सॉन्ग है, मेरे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है, अगले दिन से मैं गाना भी लर्न करके आऊंगी, ठीक है। तो एक छोटा सा बच्चा कह रहे डील कैंसिल, पहले ही भग लिए। कैसे बेटा बच्चे हो, कैसा डॉक्टर बनेगा रे तू, पहले ही भग ले रहे हैं। डन डन एवरीबॉडी, डन डन एवरीबॉडी। तो इसके आगे हम अगले दिन करेंगे बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस हार्मोनल कंट्रोल बचा हुआ है, तो हम अगले दिन करेंगे। और स्पर्म का स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स छोटा सा बचा हुआ है। कुछ गलत तो नहीं डिलीट कर दिया मैंने, मतलब कुछ काम को तो नहीं डिलीट कर दिया, एक बार देखते हैं। ये डिलीट 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 डिलीट, ठीक है, ठीक है। चलो एक छोटा सा गाना सुना देते हैं, यस तुम लोगों के लिए। तेरी मेरी बाकी है कहानी, तेरी मेरी आधी है कहानी, आ गई वो मोड़ पर तू गया जो, छोड़ कर मेरे दिल को तोड़ कर क्या मिल गया। पास हो तो बुरा, दूर हो तो बुरा, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। इतना तो बता मौसमों की तरह, तू बदलता गया क्यों है, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत सारे बच्चे चिरकुट को याद कर रहे हैं, चिरकुट को लेके आएंगे एक दिन क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा फॉर अटेंडिंग द सेशन। होमवर्क जरूर करके आना, उस डायग्राम से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, एक आधा हमने सब डिस्कस कर लिया, वो मैं एनसीईआरटी में ही आपको लिखवा दूंगी। बढ़िया से पढ़ाई करो बेटा, दैट इज द ट्रीट फॉर मी, एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून, सुपर सून इन नेक्स्ट क्लास मंडे को, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय। कमेंट्स पढ़ूंगी अभी जाके मैं तुम्हारे, बाय, थैंक यू।